दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आनंद तारा स्टडीज़ में आपका वेलकम है। पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था आप लोगों ने देखा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तद्भव तत्सम हमने पढ़े, फिर हमने उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, है ना। और जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समुच्चय, समान जो ध्वनि से उच्चरित होते हैं, वो हमने करीब करीब थोड़ा सब कुछ देखा। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो हमने सब देखा। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एसआई के सिलेबस में है और करीब करीब सभी एग्ज़ाम्स में आता है। तो इससे और चीज़ों से कनेक्ट करके मैं पढ़ाऊँगी ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए, मुझे ये मैटर यहाँ अच्छा लगा, सहज भाषा में है और आपको भी जल्दी समझ में आ जाएगा। जिस किसी ने भी अगर नहीं पढ़ा है और पहली बार ही पढ़ रहा है तो भी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुष, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, हम इन तीनों चारों को एक एक को देखेंगे। जैसा कि ये टॉपिक लिखा हुआ है पुरुष, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े होंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, अन्य पुरुष, ये तीनों पढ़े होंगे आपने। वही है, डरने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक नाम कुछ अलग दे दिए इसमें, लेकिन आपको आज सारा मैं एक एक को समझाती जाऊंगी। किताबें तो इसमें बहुत कुछ कहती है, लेकिन इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। और अंत में प्रश्नोत्तरी रहेगी और उत्तर आपको खुद को देना है ना। और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि आपके कितने सही हुए हैं। बिल्कुल उत्तर आपको देना है। और जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगी तो इसके आंसर की भी दूंगी आपको। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। पुरुष क्या है, जनरली क्या है। जैसे बोलचाल में हम तीन बातों की आवश्यकता होती है हमें। एक तो वक्ता, जो कहने वाला होता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, जो कहने वाला होता है ना। और श्रोता, जो सुनने वाला होता है, यानी सामने वाला। बातचीत के लिए दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, एक तो खुद कहने वाला और एक सामने सुनने वाला। दो हो गए। और एक वो जो वहाँ खड़ा नहीं है, कोई अन्य है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वह जो वहाँ खड़ा नहीं है, ठीक है, उपस्थित नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अदृश्य है वो और हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो कौन हो गया, अन्य, ठीक है। एक वक्ता हो गया जो कह रहा है, और एक श्रोता हो गया जो हमारी बात सुन रहा है, और एक हो गया तीसरा ही, उन दोनों के अलावा एक तीसरा। समझ में आ गया होगा आपको, है ना, जो हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है, यानी तीसरा। इन तीनों का संबंध पुरुष से माना जाता है, जिसके कारण व्याकरण में तीन पुरुषों की कल्पना की गई है। एक होता है उत्तम पुरुष। देखिए इंग्लिश का वर्जन भी दे रखा है, बहुत सारे बच्चों की समझ भी नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है। जैसे बोलने वाला कौन होता है, जिसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। मैं खुद हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप बोल रहे हो तो आप उत्तम पुरुष हो, यानी जो बात कह रहा है। मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमें, हमसे। अगर आपको और ज़्यादा डीपली पढ़ना है इस टॉपिक को, है ना, ये सर्वनाम है सारे, इस सर्वनाम में गिने जाएंगे ये। मैंने अपना प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने दे रखा है इसका वीडियो बिल्कुल से। विशेषण भी दे रखे हैं मैंने। विशेषण में भी तो पढ़ते हैं हम, विशेषण की तीन अवस्थाएं पढ़ते हैं। कौन कौन सी, जरा मुझे याद करके बताएंगे। अभी आपको याद आ जाएगा तुरंत, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ आपको, अभी याद आ जाएगा। जैसे विशेषण की अवस्थाएं पढ़ते हैं हम तीन। कौन सी, एक होती है मूलावस्था। क्लियर। अगर पूछा जाए विशेषण की कितनी आवश्यकता होती है, तीन। एक होती है उत्तरावस्था। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उत्तरावस्था को बाद में ले लेते हैं। फिर आती है उत्तमा, जो सबसे श्रेष्ठ रहती है ना, सुपरलेटिव डिग्री जिसे बोलते हैं, उत्तमावस्था। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, ये विशेषण की अवस्थाएं हैं। और बिल्कुल सेम यही सर्वनाम की भी लगती है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैंने पहले इनको क्यों बताया, ताकि आप इन सब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का मर्म जान सके। कंपैरिजन करके पढ़ना है, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। मूलावस्था यानी पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, दो के मध्य कंपैरिजन होता है तब बोली जाती है, और उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। बिल्कुल। यहाँ कई बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम हमें हिंदी बहुत टफ लग रही है, थोड़ा सा आप थोड़ा क्लियर करके एक दूसरी लैंग्वेज से कनेक्ट करके बताइए,
तो बस मेरा यही प्रयास है, मैं बता रही हूँ इसको। ये तीनों है, आपको ध्यान रखना है। ये पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि विशेषण की अवस्थाएं होती है 2, 3, 4, 5, तो आपको ध्यान रखना है 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने ये टॉपिक डाल रखा है सर्वनाम का, उसमें देखना आप, उसमें मैंने डाल रखा है ये सारे के सारे, ये उत्तम पुरुष कौन से हैं और मध्यम पुरुष है, किस में आते हैं, यहाँ तक कि ये भी डाल रखा है मैंने। तो आपको देखना पड़ेगा, ये तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत डीपली दे रखा है ना। और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये किस में दे रखे हैं मैंने, तीन। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आएंगे वहाँ पे, आपको ध्यान हो तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आएंगे, और उसमें भी उत्तम पुरुष। आपको ये भी पता है ना कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला होता है पुरुषवाचक, और उसी के भेद हैं ये तीनों उसी के भेद हैं भाई। थोड़ा सा याद करवा देती हूँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। ये फिर आपको ध्यान होगा तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, याद करवा दूँ क्या अभी? जैसे मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी, आपको याद करिए, पुनी, अनी, ठीक है, और एक लिखा है था प्रसन्नी, प्रसन्नी। अभी करवा देती हूँ आपको 6 के 6 याद, टोटा ही ख़त्म करती हूँ मैं, रिवीजन भी हो जाएगा। ये है पुरुषवाचक, सेकंड है निश्चयवाचक, नोट कर लीजिए कहीं से, क्योंकि एक टॉपिक के साथ में हमें वापस रिवाइज भी करना है। और ये है अनिश्चयवाचक। तीसरा है पुरुषवाचक, प्रथम देखिए, पहला पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, चौथे नंबर पर है निजवाचक। ध्यान रखना यहाँ 2 बार नहीं आया है, तो ये निश्चय और अनिश्चय एक साथ दिए मैंने, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। और ये है निजवाचक, क्लियर। निजवाचक यानी खुद का, मेरा खुद का, स्वयं का, मेरा अपना, मैं खुद, वो होता है निज, अपनापन जिसमें झलकता, वो हो गए 4। 5वां देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसने, कब, किसको, किससे, क्लियर, प्रश्न का बोध हो रहा है। 6वां देखिए, ये 5वां देखिए, सॉरी, संबंध, जिनका, जिनके, जिनके, जिन्होंने, जिनसे, जिसके लिए, जिन्हें, जिनसे, जो, आ गया समझ में। और ये फिर आ गया आपके, ये प्रसन्न क्यों आया, ध्यान आपको क्यों आया? देखिए मैंने यहाँ ये जो लिया ना, ये वाला, ये दोनों साथ में ले रखे हैं और 2 बार नहीं आएगा, तो मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुकी हूँ निजवाचक का, तो ये भी ये निजवाचक ही है। ये देखिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये निश्चयवाचक और ये अनिश्चयवाचक, अनि यानी अनिश्चयवाचक, अनि यानी अनिश्चयवाचक। वापस से देख लीजिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, क्लियर है ना। ये 2 इसलिए नहीं दे रखे कि एक में सिंपल नी है और एक में अनि लिखा हुआ है, अनि यानी अनिश्चय, ठीक है। और ये जो 2 नी है, एक में निज है और एक में निश्चय है। बिल्कुल बार बार ये आप बोलोगे ना, पुनी अनि प्रसन्नी, पुनी अनि प्रसन्नी, तो प्रसन्न हो जाओगे आप भी। चले टॉपिक की तरफ, क्लियर हो गई, 2 चीज़ें क्लियर होगी, एक आपने सर्वनाम के भेद जान लिए और उसके प्रकार जान लिए, एक आपने विशेषण की अवस्थाएं जान ली। विशेषण कितने प्रकार के हैं ये भी पता है आपको? नहीं पता? वीडियो जाके देखिए। अच्छा, उत्तम पुरुष, सबसे पहले हम पहला करेंगे जो पुरुषवाचक में है, उत्तम पुरुष यानी मैं खुद, बोलने वाला, मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमें, हमसे। अब देखिए इसमें मैंने एक वचन और बहुवचन दोनों के सम्मिलित कर दिए, ये तो आपको पता करना है। एक वचन में जैसे मैं है, मेरा है, मुझे है, मेरी है, ये हुए एक वचन में, है ना, मेरे, यहाँ तक तो हो गए एक वचन में। बाकी ये देखिए, ये यहाँ से लेकर हम, हमारा, हमारी, देख लीजिए आप खुद ही, बिल्कुल मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, थोड़ा देखना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जब ही आपको याद हो जाएगा। आगे चलें, मध्यम पुरुष यानी यू, तुम। जब हमारे सामने कोई रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, तुम सुन रहे हो क्या? भाई मेरी बात सुनने के लिए किसी मुझे सामने ज़रूरत होगी ना, मैं किसी को भी संबोधित कर सकती हूँ, जो सुनेगा वो सजीव भी रहेगा, निर्जीव भी हो सकता है। अभी यहाँ सर्वनाम पढ़ नहीं रहे हैं हम, यहाँ अपनी बात रखने के लिए मैं कह रही हूँ। आजकल तो क्या है कि निर्जीव वस्तुओं से भी बातें कर लेती हैं। जैसे मैं चल रही हूँ और मुझे किसी कुर्सी की ठोकर लगी तो मैं कहती हूँ तुम क्यों बीच बीच में आ जाती हो,
तो वो सुन थोड़ी रही है, मैं उसे कह रही हूँ, मैं कुर्सी को कह रही हूँ। मेरे और उसके माध्यम में क्या आ गया, कुर्सी। अब देखिए यहाँ पे सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, जो मध्य में आता है। तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें, तेरा, तुझे, आपका। मैंने वहाँ ये भी बताया था आपको सर्वनाम पढ़ाते समय कि यहाँ अशुद्ध क्या है। मेरे को, है ना, मुझको, ये नहीं आएंगे वहाँ पे। देखिए आप कहाँ है इसमें, इस वाली लाइन में देख ली, मुझको कहाँ है, नहीं है ना, क्योंकि एक ही शब्द में दो कारक चिन्ह नहीं लगते हैं। गांठ बांध लीजिए मेरी ये बात। एक ही शब्द में दो कारक चिन्ह नहीं लगेंगे। कैसे? मैंने बोला, देखिए यहाँ मैं बता देती हूँ, थोड़ा आपको रिवीजन हो जाएगा। जैसे मुझ और से, है ना, ये एक है और ये दूसरा है। अब मैं यहाँ कहूँगी मुझको, मुझको, एक लगता है आपने, तो आप के आगे नहीं लग गया। मेरे को, आप देखिए ना यहाँ पे, देखिए ये शब्द है यहाँ पे, ये लीजिए, ये शब्द है मेरे। समझाना पड़ेगा मुझे, तभी याद आएगा आपको। मेरे, मैं के आगे क्या लग गया, ये रे। अब इसको मैं के को लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा, ये को है को। ठीक है, कैसे समझ गए ना? जैसे ये शब्द है मैं, फिर ये रे और ये को, तो एक शब्द पर एक ही कारक चिन्ह लगेगा। यहाँ तक तो ये सही है, ये गलत हो जाएगा। मेरे को लगते, क्यों? देखो मैं हो गया यानी उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। रे, रा, है ना, रे और री कारक चिन्ह है कि नहीं है? संबंधवाचक कारक चिन्ह है ये। और ये काके की, ये भी तो संबंधवाचक है। तो दो कैसे लगेंगे? आगे बात समझ में। एक ही शब्द के दो कारक चिन्ह नहीं लगेंगे, अगर लगेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे को नहीं होगा, है ना, शब्द क्या बनेगा, मुझसे ही बनेगा। तुझ, तेरे को भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी दो कारक चिन्ह हो रहे हैं और दोनों ही संबंधवाचक है। वो ये भी ध्यान रखिए, दोनों ही संबंधवाचक है। तो आप समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, मुझे समझाना कम आता है, इसलिए तो आप लाइक नहीं करते और नहीं आप शेयर करते हैं वीडियो को। कमेंट तो दूर की बात है, आप लाइक तक अपना, अरे भाई मैं कह रही हूँ हथौड़ा नहीं लगाना है। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, बड़े जो भी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सब अच्छे हो आप लोग, पर एक अंगूठा तो लगा सकते हो, हथौड़ा नहीं लगाना है, हैं? कोई कील चाबी भी नहीं लगानी है आपको, कोई 1-2 लाख रुपए भी नहीं लग रहे हैं, घंटे 2 घंटे भी नहीं लग रहे, एक पल से भी छोटा सा समय लग रहा है, बिल्कुल क्षण मात्र लग रहा है, उसमें भी आपकी इतनी कंजूसी होती है। चलिए आपकी इच्छा है, मैं बार बार कहकर आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी यहाँ पे। अब तीसरा है अन्य पुरुष, जिसका कुछ अता पता नहीं है, हमारे बीच में भी नहीं है, किसी को दिख भी नहीं रहा है, ना मुझे दिख रहा है ना आपको दिख रहा है, लेकिन हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, भयंकर बुराई कर रहे हैं, हम उसकी भयंकर तारीफ कर रहे हैं, बड़ी वाहवाही कर रहे हैं, या उसको उलाना दे रहे हैं, उपालंब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं उसकी। या तो हम उसकी अच्छाइयाँ करेंगे या बुराइयाँ करेंगे, कुछ और तो कर नहीं सकते, उसका नुकसान कुछ हो नहीं रहा है। यानी जिसके बीच में वार्ता हो रही है वह क्या है, अन्य पुरुष है। क्लियर? आगे देखें, 1 मिनट। ये अन्य पुरुष कौन से होते हैं? कई बार शब्द में दे दिए जाएंगे, पहचानिए इनको। कुछ मध्यम पुरुष के दे देंगे, कुछ उत्तम पुरुष के दे देंगे और कुछ अन्य पुरुष के दे देंगे। तो ये कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यह, वह, इन्हें, उन्हें, है ना, इसे, उसे, ये, वे, इसने, उसके, ये सारे के सारे दे दिए जाएंगे आपको। ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब पढ़ेंगे हम व्रति। व्रति का मतलब होता है मूड। मूड जानते हैं ना, मूड बोलते हैं ना, ये तो मूडी है, मन स्थिति जिसे हिंदी में कहा जाता है। और शुद्ध इसका शब्द है व्रति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन स्थिति अथवा मूड, अर्थात क्रिया के जिस रूप से वक्ता यानी जो कहने वाला है अथवा जो लिखने वाला है उसकी मन स्थिति का ज्ञान होता हो। हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है। कई बार हम कभी कभी ऐसे कुछ पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं ना कि ये बात क्या है, ये क्या लिखी हुई लाइन है, ये समझ नहीं आ रही, इसके पीछे का भाव क्या है, इसके पीछे का संकेत क्या है, ये क्या आज्ञा दे रहा है। देखिए ये शब्द ना, इन्हीं से बता रही हूँ मैं आपको। ये संदेह है, संभावना, भावना भी बोल सकते हैं आप,
निश्चय, संभावना, निश्चय, आज्ञा, आदेश, अनुरोध, संकेत, इच्छा आदि। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो लेखक है, जिसने कोई बुक लिखी है, कोई कहानी लिखी है, तो उसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहा है, उसका मूड क्या है। ठीक है, एक होता है जो हमें कुछ कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है, कोई नेता है भाषण दे रहा है, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। तो जो उन्होंने कहा मैंने सुना, आपने सुना, ठीक है। अब आपके मन में क्या विचार आए वो मुझे थोड़ी पता है। जो मोदी जी की मनस्थिति थी, मन की विचार सुना आपने, मन के विचार मोदी जी के, मन की बातें करते हैं मोदी जी, बहुत बड़ी बातें करते हैं। अब उन अपनी सारी मनस्थिति बता देते हैं, लेकिन हमें हमारी मनस्थिति को तो जानते ही नहीं है वो, हमारा मूड क्या होता है उन्हें सुनकर वो भी नहीं जानते हैं। भाई मैं तो ये कह रही हूँ मोदी जी, आप अपने मन की बात छोड़िए। आप जितने भी बेरोज़गार मेरे भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, छोटी छोटी बेटियाँ, बहनें, भाभियाँ सब बैठी हैं, उन सबकी मनस्थिति जान के आप उनका मूड तो देखिए। हैं, अपने अपनी मन की बात करे जाते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं, उनकी मनस्थिति तो जानिए, उनका मूड जानिए, उनकी वृत्ति जानिए। तो ये चीज़ है, ये मैंने एक लाइन बोली है, कुछ उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए, तो समझ में आ गया होगा। जैसे संदेह है, जैसे कोई लाइन पढ़ते हैं हम, और उस लाइन को पढ़ने के बाद में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि ये लाइन क्या कह रही है, ये किसी ने कह दिया है ना, तो हमें संदेह की भावना उत्पन्न हो जाती है। और जैसे किसी को लाइन को पढ़ते हुए हमें ये लग जाता है ना कि नहीं, अब उसने निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय कर लिया, उसकी मनस्थिति कैसी है, ये सारी चीज़ें हैं। आज्ञा सूचक शब्द ही है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, आपको पता लगने लग जाएगा। जैसे संदेहार्थ वृत्ति, संदेहार्थ वृत्ति का मतलब होता है डाउटफुल मूड। जैसे देखिए, ये एक बड़ी बारीकी से पढ़ा रही हूँ मैं, आपको ध्यान देना। आप क्रिया के जिस रूप के द्वारा कार्य का पूर्ण होने का लगभग निश्चय हो जाता है, परंतु थोड़ा थोड़ा संदेह बना रहता है। जैसे आपके मन में भी होगा ना, क्या पता पेपर कैसे आएगा, क्या पता एग्जामिनर क्या पूछेगा, क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितने रॉन्ग होंगे, कितने राइट। ये संदेह है, ये बीच की अवस्था है, हमारी मनस्थिति है ये, जिसे केवल आप जानते हैं, आप महसूस करते हैं, आप जानते हैं। मेरे मन की स्थिति में, सामने वाला अपने मन की स्थिति, तो अलग अलग है। तो यही चीज़ें अगर किसी जगह हमें लिखावट के रूप में मिलती है, तब हमें पता लगता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। हम सुने कि मौसम संभावना है बारिश आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आती है। अब देखिए, वह खाना पका रही होगी, वह घर पहुंच गया होगा, कपिल सो रहा होगा, बच्चों का खेल खत्म हो चुका होगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। समझ में आ गया होगा कि संदेह यानी डाउटफुल मूड। ठीक है, तो संदेह बना रहता है और अंत तक बना रहता है। ठीक है, संदेह बना रहता है। देखो, दो शब्द आते हैं, एक तो भ्रम आता है, तो और एक संदेह होता है। भ्रम और संदेह, दो ऐसे शब्द हैं। संदेह बना रहता है और भ्रम खत्म हो जाता है। जैसे हम किसी चीज़ को छूते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। जैसे कोई रस्सी पड़ी है रास्ते में, काली मटमैली सी रस्सी पड़ी है, तो हमें भ्रम होता है कि कहीं सांप तो नहीं है, और हम पास जाके देखते हैं, छूते हैं या बिल्कुल पास जाते हैं। लकड़ी, डर के मारे हम लकड़ी से या किसी वस्तु से उसे स्पर्श करते हैं, उसे छूते हैं, उसे हटाने का प्रयास करते हैं, तो पता लगता है कि ये तो कोई लकड़ी पड़ी है, ये तो कोई रस्सी पड़ी है, तो वो भ्रम वहीं दूर हो जाता है और संदेह अंत तक बना रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, संदेह अंत तक बना रहता है, ख़त्म नहीं होता है। जैसे शक, एक शब्द है इसके साथ ही, जैसे कहते हैं ना, मुझे शक हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है, और शक बना ही रहता है, शक अंतिम अवस्था तक बना रहता है। चलिए, अब दूसरा पढ़ेंगे हम, संभावनार्थ वृत्ति, है ना। संभावनार्थ वृत्ति, एक एक के साथ में इसके इंग्लिश अर्थ शब्द भी दिए हुए हैं, तो आप तो देख लीजिए। किसी के क्रिया के जिस रूप के द्वारा अनुमान या संभावना का बोध होता हो, उसे संभावनार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आज राम इधर से निकले, है ना, शायद है, और संभावना व्यक्त हो रही है ना, आए या नहीं आए, हम कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते।
और तीसरा जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, इसी के होगा निश्चय। देखिए, ये देखिए यहाँ पे 2-3 उदाहरण और देखते हैं। संभवतः आज आज वह यहाँ आए, आज वर्षा हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, बादल गरज रहे हैं तो बारिश हो सकती है। ये तो हो गए संभावनार्थ वाले, मैं भी पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, दोनों ही अर्थ है ना। अब तीसरा देखिए, निश्चार्थ वृत्ति। निश्चार्थ वृत्ति क्या दे रहा है ये? किसी क्रिया के जिस रूप के द्वारा कार्य होने की संभावना का बोध होता हो, उसे निश्चार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे मुकेश चाय पी रहा है, यानी आपको पता है ना कि मुकेश चाय पी रहा है। अरे भाई, मुकेश के हाथ में कप है और वो पी रहा है, तो आपको पता है, आपने पकड़ाई है जब तो वो चाय पिएगा। भाई आपने पकड़ाई है जब तो पिएगा, नहीं कोई और भी दे सकता है। जैसे हम किसी को देख रहे हैं कुछ पीते हुए, उसके हाथ में कप है, तो कुछ तो पी रहा है, चाय या कॉफ़ी कुछ पी रहा है। कप है तो चाय कॉफ़ी पिएगा, बड़ा गिलास है तो कुछ और पिएगा, जूस पिएगा, लेकिन आपको निश्चय है कि वो कुछ पी रहा है। जैसे मुकेश चाय पी रहा है। गांधी जी का सभी सम्मान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कुछ नहीं भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मन में तो उनको कुछ और कहते हैं और ऊपर वाले मन से सम्मान करते हैं। ये तो चलो व्यंग की बात हो गई, कहीं कहीं सच भी है ये बात। वह चित्र बना रहा है, बिल्कुल। कुछ जो हमारे सामने, जैसे मेरी माताजी खाना बना रही है, अब वो कुछ भी बनाए, वो किचन में है, शायद कुछ काम कर रही है। देखो, मैं इसको अलग अलग वाक्य में बोलती हूँ। मेरी माताजी कुछ बना रही है, शायद माताजी खाना बना रही है, मम्मी सब्जी बना रही है। क्लियर है ना? मम्मी चाय बना रही है। तो दोनों ही है, आपको पता लगाना है कि शब्द निश्चय वाला है या शब्द संभावना वाला है या संदेह वाला है। क्लियर? आज्ञार्थ वृत्ति, इम्परेटिव मूड। क्रिया के जिस रूप के द्वारा आज्ञा, आदेश, अनुरोध आदि मनस्थितियों का बोध होता हो, पता लगता हो, उसे अज्ञात वृत्ति कहते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन आ जाओ। मोहन बाहर धूप में खेल रहा है, या मोहन बहुत बारिश आ रही है उसमें नहा रहा है। मम्मी को डर है कहीं उसे धूप से लू न लग जाए, बारिश से जुकाम न लग जाए, तो मम्मी क्या बोलती है? मोहन आ जाओ, आ जाओ, मोहन कंप्लीट करो होमवर्क। इस तरह से हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। उपदेश, कृपया यहाँ आइए। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया यहाँ आइए। संकेतार्थ वृत्ति, यहाँ क्या होता है? कंडीशनल मूड होता है, बिल्कुल। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक प्रकार संयुक्त होती है, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं इस प्रकार संयुक्त होती है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण बनकर प्रस्तुत होती हो। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, यहाँ मैं कुछ आपको 2 चीज़ें बताने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज़ को। संकेतार्थ वृत्ति, कंडीशनल मूड है ना, डिपेंड करता है कि अगर ये काम होगा तो ये जरूर होगा। एक संकेत दे देता है, एक काम संकेत देता था। अब देखिए, जैसे किसी का 3-4 टर्म्स में एग्ज़ाम होते हैं ना, कई सारे एग्ज़ाम, तो 3-4 टर्म्स में होता है, एक क्लियर हो जाता है तो एक संकेत मिल जाता है कि ये हो गया, अब मेरा अगला राउंड भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? एक संभावना बन जाती है ना, एक थोड़ा सा मूड बन जाता है, आपका मनस्थिति चेंज हो जाती है पेपर को लेके। तो यहाँ भी मैं वही चीज़ कहने जा रही हूँ कि ये एक दूसरे के साथ संयुक्त होते हैं। देखिए, संयुक्त वाक्य के का भी उदाहरण है ये। देखो, यदि तुम पढ़ोगे तो उपनिरीक्षक बन जाओगे, यानी जो पहली क्रिया है वो आप करोगे तो दूसरी डेफिनेटली हो जाएगी। और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में उसका उदाहरण देना चाहूँ तो मैं कैसे दूंगी कि तुम एक पैर तो आगे बढ़ाओ, दूसरा अपने आप उसके पीछे चला आएगा। आता है कि नहीं आता? होता नहीं होता है भाई? आप एक पैर तो आगे बढ़ाइए, दूसरा अपने आप आगे आएगा। तो आप पढ़िए तो सही, रिजल्ट अपने आप आएगा। यदि तुम पढ़ोगे तो उपनिरीक्षक बन जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे तो 3rd ग्रेड में टॉपर बन जाओगे, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कोई भी ग्रेड हो ना। यदि आप करोगे तो होगे ना। अब आप किताब लेके बैठे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, तो कैसे होगा? तो आज की मेरी मोटिवेशन लाइन यही है कि यदि आप अपना एक पैर आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप आगे आ जाएगा। आप बढ़ाइए तो सही, कोशिश तो कीजिए। वर्षा होगी तो फसल होगी, संकेतार्थक अर्थ है ये। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता।
वाह अरे तो सही, हम बोलते हैं ना, अरे तू आता तो सही, मैं अपने आप तेरी मदद कर देता, अरे तू इसे तो कहाँ, मैं और ला रहा हूँ, पहले इसे कंप्लीट करो और आ जाएगा। हम बोलते हैं ना इस तरह से, हम यदा कदा ऐसे वाक्य बहुत बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये जो ये शब्द है ना, ये यदि वर्षा होती तो फसल होती, ये आपको काल में भी मिलेगा। बिल्कुल, आपने काल के भेद पढ़ रखे हैं। मैं हल्का सा यहाँ आपको थोड़ा सा उदाहरण बताना चाहूँगी। अगर आपने काल, मैंने नहीं पढ़ा है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको हल्का सा उदाहरण बताना चाह रही हूँ काल का। जैसे काल के भी भेद होते हैं, भूतकाल के कई भेद होते हैं, वर्तमान काल के कई भेद होते हैं। उनके भेदों में से ही एक चीज़ आती है निकल कर, क्या, ये जो संकेत वाले वाक्य है ना, ये शर्त के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे? और ये मिश्र वाक्य भी है और ये कहावतों में भी आते हैं। नोट कर लीजिए कहीं पे, ये इस किताब में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना ये, हाँ ये मैं बता रही हूँ आपको। जैसे एक तो ये आएंगे मिश्र वाक्य में, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होगी, और दोनों ही ये जो वाक्य है ना, जैसे ये देखो, ये तो लगा हुआ है ना यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, वह मेरे पास आता, बस इतना वाक्य खत्म है ना किसी चीज़ को समझने के लिए। भाई मैं कह रही हूँ वह मेरे पास आता, खत्म है ना। लेकिन मैं इसका तो लगा के और जोड़ रही हूँ, तो मैं उसकी सहायता करता। जब एक काम हो रहा है तो दूसरा होगा ना। शर्त ये है कि वह मेरे पास आए पहले, शर्त ये है कि वह पढ़े पहले, शर्त ये है कि पहले वर्षा तो हो तब फसल होगी। तो यानी एक चीज़ तो ये है कि ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। और मिश्र वाक्य क्या है, अगर आपने कहीं से भी पढ़ रखे हो तो मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या है अभी बताऊंगी ज़रूर मैं। और एक है कि ये कहावत में भी आता है। कैसे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। और भी बहुत है, जैसा बोए, क्या कहावत आती है वो, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये जो, जैसा, ये सारे शब्द हैं, ये मिश्र वाक्य में आते हैं, है ना। और ये शर्त वाले होते हैं, जो जितने भी संकेत वाले जो वाक्य आएंगे ये शर्त वाले होंगे। अच्छा, अर्थ के आधार पर भी ये आता है। जब वाक्य पढ़ते हैं हम तब अर्थ के आधार में आता है ये संकेत। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये होता है मिश्र। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मैं इसी टॉपिक में आपकी दूसरी बार व्याकरण भी करवा रही हूँ। ये रचना के आधार पर 3 वाक्य, कितने? 3। कौन कौन से? सरल, है ना, जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है, हल्का हल्का बता रही हूँ मैं, और फास्ट रिविजन भी करवा रही हूँ आपका। मिश्र और एक होता है संयुक्त। 3 वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। क्लियर? और एक नोट कर लीजिए, वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। अगर पूछे आपसे कि वाक्य के प्रकार पूछे तो नोट कर लीजिए कहीं पे, वाक्य के प्रकार 2, ठीक है। वाक्य के प्रकार 2, एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है। रचना वाले में कितने आ जाएंगे? 3, नोट कर लिए। अर्थ में कितने आ जाएंगे? 8। रचना में 3 कौन कौन से होते हैं अभी मैं बता चुकी हूँ, सरल, मिश्र और संयुक्त। क्लियर? और ये 8 है ना, ये भी बताऊंगी मैं आपको अभी, 8 में बताऊंगी आपको। एक होता है विधेयवाचक, ध्यान से देखना, मैं सारी चीज़ यहाँ करा रही हूँ, आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। अर्थ के आधार पर कौन कौन सा होता है? देखिए, अभी आप कहोगे कि मैडम ये सारे आप कनेक्ट करके पढ़ा रहे हो तो आप बता तो दीजिए। लो मैं बता देती हूँ ना आपको। एक होता है विधेयात्मक या सकारात्मक जिसे बोलते हैं, करवा चुकी हूँ मैं वैसे ये विधेयात्मक, हाँ साहब मैं करवा चुकी हूँ, बल्कि थोड़ा सा मैं इसी को सकारात्मक भी बोलते हैं, सकारात्मक। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मैं करवा चुकी हूँ ये। और नकारात्मक, ठीक है, इसी को बोलते हैं, निषेधात्मक भी इसी को बोलते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक, ठीक है। चौथा है आज्ञार्थक जो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। 5वां है इच्छार्थक, इच्छा वाले जो भी इसमें भी आ रहा है। और फिर 6ठा है संकेतार्थक, कहाँ लिखूँ मैं, चलिए मैं बोल ही देती हूँ,
संकेतार्थक। और फिर सातवां है विस्मयादिबोधक, जो हर्ष वाले, दुख वाले, ग्रहण वाले आते हैं। और फिर है संदेहात्मक या संभावनात्मक। संदिग्ध भूतकाल में भी आता है ये जो संभावनात्मक, संदेहात्मक ये शब्द है ना, ये संदिग्ध भूतकाल में भी आता है। क्लियर। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी को पता नहीं है, आपको और होगी तो भी बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए बताइए मुझे, वाक्य के अंग कितने होते हैं? मेरा प्रश्न है आपसे, वाक्य के अंग कितने होते हैं? देखो, वाक्य के प्रकार पढ़ लिए, वाक्य के भेद पढ़ लिए। अब मैं पूछ रही हूँ वाक्य के अंग कितने होते हैं? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप बताओगे 2। कितने? 2। एक होगा उद्देश्य और एक होगा विधेय। क्लियर। उद्देश्य और विधेय। फिर पूछ लिया जाए वाक्य के प्रकार, वो भी 2। कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, जो मैं अभी बता चुकी हूँ। और रचना के आधार पर 3, सरल, मिश्र, संयुक्त। सरल, मिश्र, संयुक्त 3 हो गए। और अर्थ के आधार पर अभी मैं बता चुकी हूँ 8 होते हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक? हुआ ना कुछ? तो भाई पढ़ोगे तो अपने आप आ जाएगा। और ये 8 भेद मैंने बता दिए। अच्छा, अब बात आती है कि पहचानेंगे कैसे मैम कि सरल कौन सा है, संयुक्त कौन सा है, मिश्र कौन सा है? तो थोड़ा सा देख लीजिए। जो सरल वाक्य है, बिल्कुल हल्का सा मैं ट्रिकली बता देती हूँ। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। क्लियर। और चाहे क्रिया हो ना हो, कर्ता तो होगा ही होगा। राम सोता है। अच्छा, इसमें भी देखिए बहुत सारे, पढ़ाने को तो ये टॉपिक बहुत लंबा जा सकता है, 2 घंटे तक भी पढ़ाऊँ तो कम पड़े। मिश्र वाक्य में हल्का सा मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ थोड़ा हिंट दे रही हूँ। फास्ट यूजन में ऐसा ही होगा, क्यों, की, ताकि, जिसे, जिसने, जिसका, जिसे, यानी जकार वाले शब्द क्या आएंगे? जकार वाले शब्द बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जकार वाले और ककार वाले मैं बता चुकी हूँ भैया। ये थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, वापस वीडियो देख लीजिए खोल के, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार और देख लेंगे तो हाँ जी, मेरे व्यू बढ़े या ना बढ़े, आपका तो फ़ायदा ही होगा। देखिए, अब तीसरा संयुक्त। संयुक्त को मैं थोड़ा यहाँ लिखना चाहूँगी, क्योंकि संयुक्त में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये है साहब संयुक्त। देख लीजिए, किंतु, परंतु, ठीक है। इसलिए, मेरे लिए तो स्क्रीन ही छोटी पड़ जाती है। लेकिन, मगर, यदि, तो, या, ये सारे आएंगे। तथा, वा, अथवा, बहुत सारे हैं। और बिल्कुल ऐसे शब्द आएंगे। और इनकी एक पहचान होती है। किनकी? सरल और मिश्र वाक्य की। अगर आपको परिभाषा समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आए तो मैं आपको बता दूं। जैसे सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है? सरल वाक्य उपवाक्य में बदल जाता है। कब? देखो, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा सरल वाक्य में। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता ही होता है। और विधेय का मतलब क्रिया। और उद्देश्य का मतलब कर्ता और विधेय का मतलब क्रिया। ये तो हो गई सरल वाक्य की परिभाषा। दूसरा बताया था मैंने आपको, मिश्र वाक्य। अच्छा, उदाहरण बताऊं? सीमा अजमेर जाती है। सीमा है कर्ता, अजमेर हो गया ऑब्जेक्ट, और जाना हो गया क्रिया। सीमा अजमेर जाती है, हो गया सरल वाक्य। एक ही करता है, एक ही क्रिया है। ऑब्जेक्ट 1 या 2 हो सकते हैं। सीमा, रीमा अजमेर जाती है, ऐसे भी बोल सकते हो। सीमा जाती है भी बोल सकते हो भाई, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी। किसमें? सरल वाक्य में। दूसरा देखो, मिश्र वाक्य। 2 या 2 से अधिक जो सरल वाक्य होते हैं ना, उनका जुड़ना। जैसे एक सरल वाक्य तो ये हो गया और एक सरल वाक्य ये हो गया, और इसमें जो योजक चिन्ह आएगा ना, वो मिश्र वाक्य होगा। अब वो कोई सा भी हो सकता है, या जकार होगा या ककार होगा। देखिए, ये इधर वाला भी सरल वाक्य है, यानी एक कर्ता एक क्रिया। इधर वाला भी सरल वाक्य है, ये भी एक कर्ता एक क्रिया।
तो इन दोनों को जो जोड़ रहा है ना वो मिश्र वाक्य हो गया। सिंपल है भाई, मेरी लैंग्वेज में समझ लो। जैसे यद्यपि मीना कमजोर है तथापि वह साहसी है। प्रातःकाल सैर करनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। अब ये देख लो, कहीं भी आ सकता है बीच में। देखो, प्रातःकाल सैर करनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। अब तीसरा है जटिल वाक्य या संयुक्त वाक्य। अब दो स्वतंत्र वाक्य। देखो इतना सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा समझने की चेष्टा है। ये तो दे दिया मैंने मिश्र वाक्य और ये दे दिया मैंने संयुक्त वाक्य। क्या आएगा? देखो इनके शब्द तो मैंने बता दिए, अब आएगा क्या? यहाँ जो ये शब्द आएंगे ना वो दो सरल वाक्यों के बीच में आएंगे। किनके बीच में? दो सरल वाक्यों के बीच में। कितने? दो सरल वाक्य होना चाहिए और उनके जो बीच में आएंगे ना, दो सरल वाक्यों के बीच में आने वाले शब्द है ना, वो मिश्र वाक्य कहलाए। और यहाँ देखिए ये संयुक्त क्या है? वो तो सरल वाक्य हो गया। यहाँ पे स्वतंत्र वाक्य आएगा। स्वतंत्र। अब बोलेंगे मैडम ये स्वतंत्र क्या लफड़ा है? दो या दो से अधिक भी हो सकता है भाई, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य। अब देखो मैं इसको सरल वाक्य को थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक वाक्य है, ये स्वतंत्र है, ये एक वाक्य है, ये भी स्वतंत्र है, ये एक वाक्य है, ये भी स्वतंत्र है। अब कैसे होगा स्वतंत्र? जैसे मान लीजिए मीरा आई, मैंने लिखा मीरा आई। स्वतंत्र वाक्य किसे कहते हैं आप? भाई क्रिया भी होगी और कर्ता भी होगा, ऑब्जेक्ट चाहे हो चाहे नहीं। ठीक है, फिर यहाँ मैं जगह छोड़ रही हूँ थोड़ी सी। मीरा आई, फिर मैंने लिखा रुकी नहीं। हाँ नहीं रुकी, कोई बात नहीं, नहीं रुकी तो आगे आ जाइए। और हम स्टेशन गए, स्टेशन गए, गए लिख दिया मैंने। ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ी। समझ में आ गया होगा ना आपको। ये देखो मैंने क्या लिखा? मीरा आई, एक स्वतंत्र वाक्य। रुकी नहीं, दो स्वतंत्र वाक्य। हम स्टेशन गए, तीन। ट्रेन पकड़ी, चार। ये सिंपल हो गए। अब मैं यहाँ जो डालूंगी ना वो मैं डालूंगी संयुक्त वाले वाक्य। इसको कैसे करूँगी? ये पूरा वाक्य एक संयुक्त में जोड़ दूंगी मैं और पूरा का पूरा एक वाक्य बन जाएगा। ये है तो अपने आप में छोटे छोटे इनको बोलते हैं उपवाक्य। तो मैं क्या कह रही हूँ, ये जो वाक्य है ना ये होते हैं छोटे छोटे उपवाक्य, और इन छोटे छोटे उपवाक्यों को एक वाक्य बना देने वाले जो शब्द होते हैं ना वो कहते हैं संयुक्त वाक्य। कैसे? मीरा आई और, लो मैंने और लगा दिया, और रुकी नहीं, है ना। हम स्टेशन गए और ट्रेन पकड़ी, ये दो बार और आ गया। ये जो और आया है ये संयुक्त वाक्य है और ये पूरा का पूरा वाक्य एक बन गया। वापस से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक सरल वाक्य या स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने वाले। ठीक है, वहाँ दो, देखिए वहाँ दो सरल वाक्य का जुड़ना, ठीक है ना, एक पर दूसरा निर्भर रहेगा, वहाँ शर्त रहेगी। तो यहाँ पे ये जो संकेत वाले हैं ना ये मिश्री होंगे तो होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। जैसे हम स्टेशन गए, ट्रेन पकड़ी और चले गए। अगर मैं यहाँ कहूँ हम स्टेशन गए और मैं खाली स्थान रख दूँ यहाँ, तो फिर क्या होगा? हम स्टेशन गए तो कोई कहेगा ट्रेन छूट गई, कोई कहेगा एक आदमी नीचे गिर गया, कोई कहेगा पानी की बोतल ली। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और लगा के आप वाक्य जोड़ते जाओ। ठीक है, और वहाँ क्या आएगा? कंडीशन आएगी। अब तो समझ में आ गया होगा, यहाँ कंडीशन आएगी। जैसे वर्षा होगी तो फसल होगी। उदाहरण काफ़ी, इतना आगे चले भाई। मैंने इसी पे इतना जोर क्यों दिया है? क्योंकि ये जो संकेतार्थ है ना, आप इसको पल्ले पे गांठ बांध लो। ये किस में आएगा? ये मिश्र वाक्य भी है। हाँ साहब, मिश्र वाक्य भी है ये कहावत में भी आएगा। हाँ, और ये शर्त वाले वाक्य भी हैं, 3-4 जगह काम में आएगा। मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, ये केवल एक टॉपिक नहीं है, ये 7-8 प्रश्नों की माला है। ध्यान लगा के पढ़े। अब है इच्छार्थक, है ना, ऑपरेटिव मोड। क्रिया के जिस रूप के द्वारा इच्छा, कामना, आशीर्वाद, वरदान, शाप, ये शाप शब्द है,
और मन स्थिति का बोध होता हो उसे इच्छार्थ कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, यानी मेरी इच्छा क्या है कि भगवान तुम्हारा भला करे, मैंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। और फिर अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं ये भी कह सकती हूँ तुम्हारा कभी भला नहीं हो, तुम ऐसे ही रोते रहो, भगवान करे तुम ऐसे ही रहो। बोलते हैं ना, जब हम किसी का बुरा कर देते हैं या कोई हमें उलाहना देता है, जब हमें किसी का काम नहीं करते हैं उसके मनस्थिति के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या सुनने को मिलता है, मैं कामना करता हूँ कि तुम ऐसे ही रहो। या फिर वो अच्छा मूड होगा तो क्या कहेगा, मैं कामना करता हूँ कि आप IAS बन जाए। बनेंगे ना? समझ में आ जाएगा टॉपिक आपके। भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। मैं यहाँ ये लिख रखा है भगवान तुम्हें नरक में डाले। मैं क्यों नेगेटिव बोलूँ आपके लिए, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। चलिए, प्रश्नार्थ वृत्ति है ना, क्वेश्चनों ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन वाले मूड होते हैं ना, उनके लिए बोला गया ये क्वेश्चनरी मूड। अब देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा मन में जिज्ञासा या अनिर्णय की स्थिति प्रश्न के रूप में व्यक्त होती है उसे प्रश्नार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे अब मैं कहाँ जाऊँ, बाप रे अब कहाँ जाऊँ, मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, मेरा तो टॉपिक ही छूट गया, मैं कहाँ जाऊँ। वहाँ एग्ज़ाम में मत करना ऐसे, अरे मैं क्या करूँ, मेरा तो इतना सिलेबस पड़ा है, अभी तो मेरे इतने प्रश्न पड़े हैं, टाइम हो गया, मैं क्या करूँ, न जाने अब क्या होगा, अरे भाई हाय हाय अब क्या होगा, मैं क्या करूँ, यानी मैं कहाँ जाऊँ। देखो अब एक चीज़ यहाँ नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ नहीं लिखी हुई, मैं ही बता रही हूँ आपको। जब आ जाए बात प्रश्न की, जब आ जाए बात, हमने सर्वनाम भी पढ़ रखे ना, तो ये एक दूसरे टॉपिक्स में आपका रिवीजन भी करवाएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। जब बात आ जाए प्रश्न की, कभी भी कैसा भी पूछा जाए, प्रश्नवाचक सेंटेंस पूछ ले या प्रश्नवाचक कोई वाक्य दे दे, फिर पूछे ये शुद्ध है या अशुद्ध है, तो कैसे करेंगे। देखिए, एक तो वहाँ शब्द भी प्रश्नवाचक होना चाहिए। शब्द कैसा होना चाहिए, प्रश्नवाचक, और फिर उसके साथ में उसका निशान भी होना चाहिए। ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको साइड में कहीं, यानी शब्द होना चाहिए प्रश्नवाचक और निशान भी प्रश्नवाचक होना चाहिए, ऐसा वाला। ये आता है निशान ऐसे। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ, ये देखिए, ये कहाँ तो प्रश्नवाचक शब्द है, और ये जो निशान बना हो ना, ये सारे ये प्रश्नवाचक निशान है। हो गया क्लियर? चलिए, बड़े समझ में आ गया, हो गया। चलिए, ये तो हो गए आपके पूरे। अब हम पढ़ेंगे पक्ष, एस्पेक्ट। क्लियर? पक्ष क्या होता है, जैसे मैं आपके पक्ष में बोल रही हूँ, वो उसके पक्ष में बोल रहा है ना, और देसी बोलचाल की भाषा में, अरे मैं तो तेरी भीड़ में हूँ, मैं तो तेरी साइड हूँ, मैं तो तेरी तरफ हूँ, मैं तेरी ओर हूँ। हाँ, वो कहते हैं तुम किसकी साइड लोगे, मैं तुम्हारी साइड लूँगा। तो ये साइड है, भीड़ है, तेरी ओर, तेरी तरफ, ये क्या है, पक्षी है। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ किताबी जो लैंग्वेज है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता हो उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। क्रिया के पक्ष अर्थात हर किसी कालावधि के बीच होता है, जो आरंभ से लेकर अंत तक फैला हुआ है। इस अवधि में होने वाले कार्य व्यापार को देखना पक्ष कहलाता है। देखिए, ये लैंग्वेज बड़ी टिपिकल है, मैंने इसको पढ़ा क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं बिल्कुल समझाऊंगी, अभी इसको एक एक लाइन को समझाऊंगी, नहीं समझ आएगा, मुझे मालूम आपके नहीं समझ आएगा, ये टॉपिक ही आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। देखिए, पक्ष को आप एक सहज रूप में लीजिए, मेरी जो लैंग्वेज है ना, देसी लैंग्वेज, आड़ू लैंग्वेज बोलती हूँ मैं इसको। क्या है, जो मतलब आरंभ से लेकर अंत तक फैला हुआ है ना, आरंभ से लेकर अंत तक फैला, उस कार्य व्यापार को हमें देखना है। हम जब ओवरऑल अभी जो ओलंपिक हुए, हमने क्या देखा कि जो हमारे खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल चाहे कम लिए, लेकिन ओवरऑल पक्ष क्या रहा, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। वहाँ उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रही, एक मिसाल बन गई, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, दोनों ही मिसाल बन गई। तो आरंभ से लेकर अंत तक जो हमने देखा, जो प्रक्रियाएं वहाँ हुई, जिन जिन अवस्थाओं का हमने बोध किया है ना, जो उस समय में जो घटनाएं वहाँ हुई, 23 से लेकर आई थिंक 8
8 अगस्त तक या 7 अगस्त तक, जितना भी रहा हो। तो ये सारा जो जो खेल हुआ, उसके पक्ष में हमारे विचार क्या हैं, उसके विपक्ष में विचार क्या है, लेकिन हम यहाँ पक्ष पढ़ रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी चीज़ का ओवरऑल व्यू करके जो जो निर्णय या जो सार पूछा जाता है, जो विचार पूछे जाते हैं, उसे पक्ष कहते हैं। ये तो हो गई लैंग्वेज मेरी वाली। अब वापस इस वाली लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। क्रिया के जिस रूप के द्वारा, है ना, यानी कोई कार्य हो रहा है और उस कार्य का कौन सा रूप, उस रूप की प्रक्रिया क्या है, उस अवस्था का हमें बोध होता है। क्रिया कैसे हुई, कितने समय में हुई। जैसे एक चीज़ और, जैसे आप पेपर देने बैठे हैं, टेस्ट सीरीज अभी आप सब लोगों ने ज्वाइन करा क्योंकि किसी न किसी ऐप से या कहीं ना कहीं किसी बुक से, तो आप टाइम नोट कीजिए और आप देखिए वहाँ कि आप इस कार्य को कितने समय में कर रहे हैं और आपने क्या क्या किया, कितने रॉन्ग करे, कितने गलत करे, कितने आपने स्किप करे, है ना, और कितने माइनस में गए आपके। ये सारा आप ओवरव्यू चेक करें, तो ये कहलाता है पक्ष। फिर आप एनालिसिस करें कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, उसको सुधारना भी तो है। तो आरंभ से लेकर अंत तक जो फैला हुआ है, इस अवधि में होने वाले कार्य व्यापार को देखना पक्ष कहलाता है। आई थिंक, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेज में समझा दिया। और आप इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ने में नहीं आएगा, मैं भी कहती हूँ नहीं आएगा। अब इसका है आरंभ द्योतक पक्ष। क्या कहा मैंने? आरंभ द्योतक पक्ष। इससे क्रिया के आरंभ होने की सूचना प्राप्त होती है कि क्रिया कैसे आरंभ हुई। जैसे अब वह स्कूल जाने लगी है ना, यानी कि आई थिंक आसपास 3 साल के आसपास हो गई होगी, कोई छोटी बच्ची है। लगा है तो पुल्लिंग आ जाएगा, लगी है तो स्त्रीलिंग। अब वह आरंभ द्योतक यानी स्टार्टिंग का जो वर्क होता है ना, एक शब्द होता है दोस्तों आरंभ, आएगा आपके शब्द युग में भी आते हैं ये, और यहीं से हमें निकालना है। अच्छा, ये शब्द क्यों दे रखे हैं? ताकि आपको इनके अर्थ पता लगे। और जब युग में शब्द में आता है ना, ये देखिए बिल्कुल ये दोनों शब्द आएंगे। आरंभ यानी काम अभी अभी शुरू हुआ है, और प्रारंभ पहले से शुरू हुआ काम, वो प्रारंभ से ही ऐसा है, यानी वह है शुरू से ही आरंभ। अरे अभी अभी तो किया है मैंने, आरंभ भी किया है, 1-2 महीना 1-2 साल आरंभ किया है। और प्रारंभ यानी बहुत पहले से, वर्षों पहले की 20-25 साल पहले से प्रारंभ मैंने कोई चीज़ की स्थापना हो जाती है, तब हम कहते हैं ना प्रारंभ में इसका मूल स्वरूप ऐसा था, अब जाके ये ऐसा हुआ है ना। आधुनिक काल में ऐसा हो गया, वर्तमान काल में ऐसा हो गया, प्रारंभ में प्राचीन काल में ऐसा था, पुराने समय में ऐसा था। तो आरंभ और प्रारंभ का अर्थ भी आप समझिए, युग्म शब्दों में पूछा जाता है। तो आरंभ द्योतक यानी अब वह स्कूल जाने लगी, यानी काम शुरू ही हुआ है। मुकेश दुकान जा रहा है ना, अभी वह का आरंभ किया उसने दुकान जाना, मुकेश दुकान जा रहा है, ठीक है। सातत्य बोधक। अब देखिए बड़ा अच्छा शब्द है ये। इसमें क्रिया की वर्तमान से लगातार चालू रहने का बोध होता है, यानी क्रिया के वर्तमान से लगातार, यानी क्रिया चल रही है और लगातार कंटिन्यूटी चल रही है, निरंतर। अब देखिए शब्द कैसे बना, ये सतत से बना है शब्द, सतत लगातार निरंतर। वह चाय बना रही है, यानी अभी भी वह चाय बना रही है, वो पिछले 15 मिनट से चाय बना रही है, कंटिन्यू बना रही है ना भाई। या तो 20-25 जनों की चाय बन रही है तभी टाइम लगेगा, या फिर ये हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम होगी चाय उबल रही है, चाय में कुछ और डालना है, जो भी आप समझे। अर्पित पत्र लिख रहा है, बिल्कुल एक पत्र लिखने में 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। अगर पत्र डायरी शैली में है तो 2 दिन भी लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, यानी पत्र लिख रहा है। अब अभी भी यह लिख रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, वह काम अभी भी हो रहा है। सुबह से बारिश हो रही है, बोल रहे हैं ना बारिश हो रही है, हाँ जी हो रही है, जरा देखना बारिश हो रही है क्या, हाँ हो रही है, यानी सतत निरंतर। इस सातत्य शब्द सतत से बना है, ये है शब्द सतत, इसका मतलब होता है लगातार। और एक चीज़ मैंने बताई थी, अब बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ मैं आपको। कोई मुझे बताएगा इस सातत्य में
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अगर मैं यहाँ ये प्रत्यय जोड़ दूँ तो कैसा रहेगा? सातत्य में ये प्रत्यय जोड़ दूंगी तो आगे जो ये वाला लेटर है ना, ये तो हो जाएगा आधा, और यहाँ होगा परिवर्तन। लघु का क्या बन जाएगा? दीर्घ। तो स से बना सा, और ये त, और ये आधा त, और ये बन गया। देखो स से बना सा, त, फिर ये आधा त, और ये है, हो गया ना। ये प्रत्यय किस में है? हमने कहाँ पढ़े थे ये? अपत्यवाचक में पढ़े। संतान बोधक शब्द उनमें पढ़े कि नहीं पढ़े? थोड़ा रिवीजन कर लेना, आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। अब देखिए, प्रकृति बोधक शब्द, प्रकृति बोधक पक्ष, इसमें क्रिया में निरंतर वृद्धि होने का बोध होता है। जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे किसी मंदिर के बहुत दिन हो गए, कोरोना से मंदिरों के दरवाजे बंद है, और फिर जैसे केदारनाथ में आवाजाही शुरू हो गई, या मंदिरों में भी पट खोलने शुरू हुए, या जैसे आरती का समय है, या मैं कहूँ किसी ने कीर्तन रखा अपने घर पे, तो संध्या होते होते भीड़ बढ़ रही है। यानी निरंतर प्रगति हो रही है, प्रगति, भीड़ बढ़ती जा रही है। और जैसे बहुत सारी बारिश हो गई, बहुत बारिश हो गई, तो पानी बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ता ही चला जा रहा है, बाढ़ का पानी है ना, नदियाँ उफान हो रही है, ऐसा भी है। यानी बढ़ने का भाव हो रहा है वहाँ पे। शब्द भी मिल जाएंगे आपको और आप पहचान जाएंगे। निरंतर वृद्धि वाला। अब है पूर्णता बोधक, बिल्कुल पूर्ण हो चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, अब मेरे लिए कुछ मत लाना, मैं पानी पी चुका हूँ, मेरा पेट भर चुका है। ये चुका है, चुकी है, ऐसे शब्द आएंगे, वहाँ पूर्णता का बोध होगा। पूरी तरह कार्य समाप्त होने का बोध होता है। वह लिख चुका है, वह लिख चुका है, होगा नहीं होगा, होगा में तो संभावना आ जाएगी। अगर मैं यहाँ लिखूँ वह लिख चुका होगा तो क्या आ जाएगी? संभावना आ जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ लिखा वह लिख चुका है, वह खा चुका है, वह नहा चुका है, यानी काम अपना खत्म कर चुका है। पूर्णता बोधक यानी कार्य पूर्ण हो गया। आगे देखिए नित्य बोधक, नित्य का मतलब रोजाना, है ना। अब वो क्या, ये देखिए नित्य बोधक अपूर्ण पक्ष, एक शब्द है नित्य बोधक और एक दूसरा और दे दिया यहाँ अपूर्ण पक्ष। मैंने केवल नित्य बोधक का अर्थ बताया। नित्य यानी रोजाना, नित्य जो क्रिया होती है ना, जैसे मैं रोज खा रही हूँ, रोज स्कूल जा रही हूँ, रोज पढ़ रही हूँ, रोज मैं बातें कर रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, ये मेरे रोज के कार्य। जैसे सूर्य रोज निकलता है, ये नित्य क्रिया है ना। रात होती है, ये नित्य है। लेकिन यहाँ एक शब्द और दे दिया अपूर्ण पक्ष। इसमें क्रिया के नित्य होने का बोध होता है, परंतु वह पूरी नहीं होती है। क्या बोला मैंने? अपूर्ण पक्ष में होती तो रोज है लेकिन वो पूरी नहीं थी। जैसे मैंने आज टारगेट बनाया कि मैं आज आपको इतना इतना पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने पूरा नहीं किया, तो ये क्या हो गया? नित्य बोधक अपूर्ण हो गया। हाँ, वीडियो मैं डेली डाल रही हूँ, 4-4 5-5 दिन के अंतराल में, कभी मैं डेली दे देती हूँ, लेकिन टॉपिक अगर अधूरा गया तो मेरा वो अपूर्ण बोधक हो जाएगा। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, सूर्य मैं एक अध्यापक हूँ, अब मैं प्राइवेट हूँ, गवर्नमेंट हूँ, जो कुछ भी हूँ, मैं अध्यापक हूँ, बस मैं एक अध्यापक हूँ। अपूर्णता बोधक है ना। इस वाक्य में मेरा पूरा परिचय नहीं है। पूरा परिचय कब होता? ध्यान दीजिए, मैं अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, जैसे मान लीजिए फला फला आदमी, जैसे आप नरेंद्र मोदी का दी, वो पीएम है ना, पूर्णता बोधक है ना। हमें पता है नरेंद्र मोदी पीएम है, पता है आपको, सबको पता, पूरे जगत को पता है। आपका पता है आप क्या हो, मेरा पता है मैं क्या हूँ। आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। आपको पता है मैं गवर्नमेंट हूँ या प्राइवेट हूँ, या मैं कहाँ काम करती हूँ, या मैं कहाँ पढ़ाती हूँ, कितना मुझे वेतन मिलता है, कुछ नहीं पता ना। जिसका हमें अता पता नहीं होता है, जो पूरा नहीं होता है, वह पूर्ण पक्ष होता है। लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं टीचर हूँ, ये नित्य हो रहा है काम मेरा, ठीक है। और आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप भी हैं। लेकिन आप कितना पढ़ रहे हैं? वीडियो स्किप करके पढ़ रहे हैं, उसकी 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में पढ़ रहे हैं, या आप रोज़ाना ना देख कर आपने थोड़ा सा देख लिया, बंद कर दिया, तो ये अपूर्ण पक्ष हो गया ना भाई। आपको अच्छा लगेगा तो आप पूरा देखेंगे। सूर्य पूर्व में उदय व पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पूर्व में उदय व पश्चिम में अस्त होता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ उल्टा तो नहीं दे दिया ना, सूर्य पूर्व में अस्त होता है और पश्चिम में उदय, ऐसा तो नहीं दिया ना। सूर्य पूर्व में उदय होता है, बिल्कुल पूर्व में उदय होता है, और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। अब एक जगह तो नहीं होना ये कार्य, एक ही जगह से होना चाहिए कार्य। नित्य बोधक जो क्रिया होती है ना, अब देखिए, केवल अगर नित्य बोधक होता तो मैं ये बोलती सूर्य
पूर्व में उदय होता है। मैं यही बोलती, लेकिन अपूर्ण पक्ष है ना, एक कार्य यहाँ हो रहा है और एक दूसरा कार्य, ये जनाब नहाते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, सोते यहाँ हैं, रहते वहाँ हैं, ये अपूर्ण बोधक हो गया, अपूर्ण पक्ष है इसमें। आगे देखिए आवृत्ति मूलक, इसका मतलब बार बार घटित होने वाला। वृत्ति हो रही है, वह रोज स्कूल जाती है, मैं रोज सत्य बोलता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, मैं रोज खाता हूँ, मैं रोज पढ़ाती हूँ। वह बार बार गाती है, वह बार बार हंसती है, यानी रोज हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, बिल्कुल इजी है, कोई टिपिकल नहीं है। आगे देखिए अभ्यास द्योतक पक्ष, अभ्यास द्योतक पक्ष, मालूम है आपको, इसमें इसको मैंने द्योतक को घोतक भी बोल सकती, द्योतक। इसमें द आधा है और यह पूरा है और यह पर ओ की मात्रा लगी हुई है। इसमें क्रिया के अभ्यास वश होने का बोध होता है। जैसे पूजा रोजाना सुबह उठकर घूमने जाती है, उसका रोज का अभ्यास है, वह लय चाल गति से घूमती रहती है ना, कंटिन्यूटी। वह प्राय घूमा करता है, प्राय घूमा करता है, अभ्यास है उसका। वह जब कभी भी घूमता है मुझे मिल जाता है। मैं रोज तीसरे चौथे दिन जाता हूँ, वह मुझे प्राय घूमते हुए मिलता है। देखते हैं ना, हम किसी चीज़ का अभ्यास है और अभ्यास से किया हुआ कार्य गलत नहीं होता है, तो आपको भी निरंतर अभ्यास रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वाच्य, करें, वाच्य कर लें। वॉइस इम्पोर्टेंट है बहुत ही, वाच्य वॉइस, इसकी परिभाषा क्या है? टॉपिक तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा तो। वॉइस आवाज, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वच धातु से बना है ये शब्द, किससे बना है? वच धातु से, वच धातु से बना है। वद धातु भी बोल सकते हैं, वच भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ और पूछना चाहूँगी, वच होते कितने प्रकार के हैं? हाँ बिल्कुल, अभी इसमें आ जाएगा वैसे सभी, लेकिन यहाँ देखिए, अर्थात क्रिया के जिस रूप के द्वारा यह पता लगता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे कहते हैं वाच्य। ये अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन तीनों ही बड़े काम के हैं और एक एक प्रश्न जरूर यहाँ से उठेंगे। एग्जामिनर ज़रूर यहाँ से प्रश्न बनाता है, चाहे तो वो सुमिलित करने वाले में बनाएगा, चाहे वो शुद्ध अशुद्ध में बनाएगा। तो बोलने का जो विषय है ना, उसके बारे में कहा गया, क्रिया के जिस रूप के द्वारा यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे कहते हैं वाच्य। क्लियर? यानी क्रिया का पता लगाना है हमें यहाँ पे। अब देखिए, तीन पढ़ेंगे हम इसमें, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ेंगे तीन हम। तो चलिए, तैयार हैं आप? वीडियो लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी देखना है अभी हमें। चलिए, चेतन खेल रहा है, इसमें मुख्य जो विषय है वो क्या है? चेतन खेल रहा है, अर्थात जो करता है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो चेतन क्या कर रहा है? खेल रहा है, खेल रहा है। कृतवाच्य है, क्योंकि क्रिया पर देखिए, वाच्य के जो तीन प्रकार के भेद माने गए हैं अभी मैंने बताया आपको। अब यहाँ एक बार परिभाषा देख लीजिए, फिर मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे एक्टिव वॉइस आप देख लीजिए ना साथ में, और एक एक उदाहरण हर चीज़ के याद रखिए, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आपका सिलेबस ही आधा हो जाएगा इस तरह से करेंगे तो। हर एक टॉपिक का आपको एक दो उदाहरण याद रखना है और उसका डेली आप टेस्ट दीजिए, किसी अच्छी बुक से दीजिए, चाहे टेस्ट सीरीज से दीजिए, कहीं से दीजिए, जहाँ मन पड़े वहाँ से दीजिए, ठीक है। देखिए, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से हो, जो कार्य करता है ना उसी से हो, अर्थात मतलब उसके लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यानी यहाँ सीधा सीधा देखिए, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एरो बना के बताना चाह रही हूँ। पढ़ता कौन है? आप बस इतना कह लो, पुस्तक थोड़ी पढ़ेगी अपने आप को, राम पढ़ेगा। और राम किसको पढ़ेगा? पुस्तक को पढ़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ये ज़रूरी है, कर्ता होना चाहिए यहाँ पे और क्रिया होनी चाहिए। यानी अगर मैं कहूँ सीधा सीधा तो सरल वाक्य है या नहीं है? बताए मुझे, कोई सरल वाक्य है ना? अब आगे देखिए, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। अरे ये मत देखो आप कि लिंग एक वचन, बहुवचन, द्विवचन तीनों में आ सकता है ना? स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी में भी आ सकता है, एक वचन बहुवचन किसी में भी आ सकता है। तो कारक के अनुसार प्रयुक्त होंगे, तो इनके जो कारक होंगे ना, अब देखो इसमें हल्का सा छिपा हुआ है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं,
तो अगर मैं कहूँ बच्चों, अगर ये पढ़ते हैं ना तो मैं यहाँ इनको बच्चों भी बोल सकती हूँ। क्या बोलूँगी मैं? बच्चों ने पुस्तक, हैं, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, ये तो आगे हो जाएगा। लेकिन बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या है? बहुवचन। पढ़ते हैं क्या है? बहुवचन। पुस्तक तो अकेली है ना। अरे भाई एक ही पुस्तक है। अब देखो यहाँ पे, लो साहब, आज तो कमाल हो गया भाई। अब आप कहोगे मैडम कैसे कमाल हो गया? ये देखो, ये मेरा नाम है भाई, पिंकी पुस्तक पढ़ती है। हाँ, पिंकी पुस्तक पढ़ती है, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ ना भाई, ये मेरा ही नाम है। जी हाँ, ये मेरा नाम है, पिंकी पुस्तक पढ़ती है। तो पिंकी कौन है? कर्ता। पढ़ती है क्या है? क्रिया। पुस्तक क्या हो गई? कर्म। तो पिंकी पुस्तक पढ़ती है, कृतवाच्य। इस देखिए, कर्ता का प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है? क्रिया पर पड़ रहा है। पिंकी पढ़ती है, और यहाँ पे ये चीज़ गौण हो गई साहब। वापस अब परिभाषा देखें। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा व प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से होता है ना, अर्थार्थ, और फिर क्या दे रखा है? क्रिया के लिंग, वचन और कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। देखो ये चीज़ यहाँ बोल गई। अब जो ये क्रिया है ना, इसका लिंग और वचन इस कर्ता के अकॉर्डिंग होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है यहाँ? एक वचन। क्लियर? और पढ़ता है क्या है? एक वचन। अगर क्रिया एक वचन की है, सुनना ध्यान से, ये मैंने लिखा है, मैं वापस लिख देती हूँ। अगर क्रिया एक वचन की है तो कर्ता एक वचन का अपने आप होगा ना। राम एक वचन, और ये क्या है? ये लो, मैंने क्रिया लिख दी, क्रिया, तो क्रिया भी एक वचन होगा। देख लो, ये की एक लाइन लिखी है, जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। क्या कहा मैंने? जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। राम पुस्तक पढ़ता है, हाँ पढ़ता है। अगर मैं कहूँ बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, तो देखो बच्चे बहुवचन है, पढ़ते हैं, क्रिया भी बहुवचन आ गई। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक वचन, पढ़ता हूँ भी एक वचन। पिंकी पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ती है। काम सब यहाँ वर्तमान काल में हो रहे हैं, ये कोई पूछ नहीं रहा। देखो काल तो दिया ही नहीं ना, लिंग पूछा है केवल। लिंग जैसा क्रिया का होगा ना, वैसा ही कर्ता का लिंग होगा। समझ में आ गया? हाँ। अब मैं अगर ऐसे लिखूं, राम ने पुस्तक लिखी, बिल्कुल राम का कारक भी इस क्रिया के अकॉर्डिंग होगा, जो क्रिया दे रखी है उसके अकॉर्डिंग होगा। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। आगे सारे आ जाएंगे। पुस्तक कौन पढ़ रहा है? किसने पढ़ी? राम ने पढ़ी। आया कि नहीं आया? अब आपको किसने करके, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, अगर सवाल आ जाए एक वचन में, आपको ध्यान रखना, आप सीधा जाना कि कर्ता कौन सा है और क्रिया कौन सी है, ये देख लेना। अगर कर्ता अलग है और क्रिया अलग है, अलग अलग लिंग में हैं, तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। तीनों को पढ़ के फिर एक बार समरी करेंगे। कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता हो, अर्थात क्रिया के लिंग, वचन, कारक, कर्ता कारक के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हो। वहाँ ऊपर किसके अनुसार होंगे साहब? क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार होंगे? कर्ता के अनुसार। जैसा कर्ता होगा वैसी होगी क्रिया। समझ में आ गया? अब बढ़े आगे। और यहाँ क्या होगा? यहाँ कर्मवाच्य में जैसा कर्ता होगा ना, देखो कर्म के अनुसार होगा। यहाँ पे कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, कर्तावाच्य में कर्ता के अनुसार, भाववाच्य में भाव के अनुसार। सिंपल सी परिभाषा है। उदाहरण देखिए, फिर पढ़ेंगे परिभाषा वापस। मोहन के द्वारा गाना गाया जाता है। मोहन क्या है? एक वचन। गाना क्या है? एक वचन। गाया जाता है, भाई अगर मोहन एक वचन है, ये एक वचन है, तो ये भी एक वचन। रोगी को दवा दे दी गई, रोगी को दवा दे दी गई। कील ठोकी जा रही है, वह कौन सी फिल्म देखी जा रही है? कौन सी फिल्म देखी जा रही है? रामायण किसके द्वारा रची गई? पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। मैंने सारे उदाहरण पढ़ दिए हैं। देखिए यहाँ पे, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध प्रयुक्त
वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता हो। किससे होता हो? कर्म से। ऊपर हमने कृतवाच्य पढ़ा, तो उसमें है ना, संस्कृत में कृतवाच्य बोलते हैं और हिंदी में कर्तावाचक बोलते हैं, कर्तावाच्य। तो शुद्ध देखा जाए तो कृत होगा। ठीक है, मैं क्या कृति बोलने लग गई अब इसको भी। आपको दिक्कत नहीं है, समझने में आ जाएगा जल्दी से। अब कृता जो है वहाँ पे कृता के अकॉर्डिंग होगा काम, और कर्म में तो कर्म के अकॉर्डिंग। तो वापस से देख लीजिए, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता हो, यानी क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता हो, कर्ता से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, अर्थात क्रिया की लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार न होकर किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार, उसे कर्मवाचक कहेंगे। जैसे मोहन पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। अब ये देखो कर्म के अनुसार हो रहा है। कर्म क्या है यहाँ? पुस्तक है। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। मोहन के द्वारा गाना गाया जाता है, तो मैं यहाँ किसके द्वारा गाना गाया जाता है? मोहन के द्वारा गाना गाया जाता है। आप देखना, गाना गाया जाता है, गाने को कौन गा रहा है? मोहन। मोहन गाने को गा रहा है, और गाना किसके द्वारा गाया जाता है? मोहन के द्वारा। रोगी को दवा दे दी गई, दवा दे दी गई। कील ठोकी जा रही है, कौन सी फिल्म देखी जा रही है? क्या देख रहा है भाई? ऐसा नहीं पूछ ले कहीं, क्या देख रहा है? तो वाक्य बन जाएगा हाँ कर्ता। और यहाँ यह कौन सी फिल्म देखी जा रही है? तो देखो यहाँ पे ये जो फिल्म है ये हो गया अपना कर्म, और देखी जा रही है। देखो इसका एक तो सिंपल सा ये आएगा फंडा कि जैसे ही कर्मवाच्य आ जाए ना आपके सामने, तो कर्म के आगे को लगा देना। पहले तो पुस्तक को मेरे द्वारा पढ़ा गया, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है ना। जब हम किसी को कहेंगे तो हम मेरे द्वारा पढ़ा गया, हाँ पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, बिल्कुल सही वाक्य है ये दोनों ही। रामायण किसके द्वारा रची गई? जब हम किसी से पूछते हैं तो भी ऐसे बोलेंगे, रामायण किसके द्वारा रची गई? अरे भाई रामायण को किसने लिखा? रामायण किसके द्वारा लिखी गई? मोहन को दवा दे दी गई। काम कर्म के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से? कर्म के माध्यम से। दो एक ट्रिक और है जो मैं अभी आपको, पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके माध्यम से, भाववाच्य और कृतवाच्य में मैं आपको बताऊंगी। आगे देखिए, भाववाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार और न कर्म के अनुसार बल्कि भाव के अनुसार होती है। लो साहब, न तो कर्म है यहाँ पे, न कर्ता है, सीधा ही भाव आ गया। और भाव भी कैसे? देखो नकारात्मक भाव आएंगे भाई यहाँ पे। कैसे भाव आएंगे? नकारात्मक। कैसे आएंगे? उससे दौड़ा नहीं जाता, हो गया ना नकारात्मक भाव। चलिए अब यहाँ से चलिए, देखो यहाँ कर्म है क्या? नहीं है। और करता है क्या? वो भी नहीं है। उससे कौन है? कोई तीसरा ही अर्थ है यहाँ पे, अन्य पुरुष में है ये शब्द सारे के सारे। देखो चलिए अब यहाँ से चला जाए। अब किसको चलने के लिए बोल रहा है? कोई राम है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो कोई कुर्सी है? कुछ भी नहीं है। न तो कर्म है न कुछ भी नहीं है ना यहाँ। और वाक्य में फिर ये चीज़, ये सहा नहीं जाए, ये जो ये नेगेटिव वाले नोट कर लो। ये जो जितने भी वाक्य रहेंगे ये निषेधात्मक होंगे। कितने? निषेधात्मक। एक बात। दूसरे ये भाववाचक संज्ञा में बने हुए रहते हैं। तीसरे ये अन्य पुरुष में रहेंगे। नोट कर लो, बिल्कुल नया कर्ता रहेगा, नया कर्म रहेगा, ये अन्य होंगे। अब थोड़ा न तो किसी का नाम आएगा, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, अब सहा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मुझसे रहा नहीं जाता, है ना। यानी अगर मैं यहाँ ये कहूँ तो क्या ठीक होगा क्या? देखिए आप थोड़ा सा देखिए कि भाववाच्य में सर्वनाम कौन से होते हैं? अन्य पुरुष वाले होते कि नहीं होते? अब देखो एक चीज़ यहाँ देखो, मोहन से चला नहीं जाता, ये हो गया निषेधात्मक। ठीक है, जरूरी नहीं है करता आए, करता आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उसमें निषेधात्मक आएगा और भाव का बोध कराएगा। वो शर्म के मारे उससे ऊपर देखा भी नहीं जाता। शर्म के मारे उससे ऊपर देखा भी नहीं जाता। चलते रहने से अच्छा है थोड़ा विश्राम किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आएंगे ये। अब देखिए यहाँ पे देखिए, भाववाचक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही थी ऊपर, वो सारी एक जगह आ गई है। देखिए ये आप कहीं हाशिए पे अटका ले और 2-3 बार इसको दिन में ज़रूर देखें। ये अकेला ये
तीन चार जो 5 लाइनें हैं ना, ये अकेले आपके 5-6 प्रश्नों के बराबर है। ये 5 लाइनें नहीं है, ये आपको हर एक से 5 नंबर आगे दिलाएगी। गांठ बांध ले इस चीज़ को। भाववाच्य में प्राय कर्ता के साथ से लिखा जाएगा। जैसे इससे क्या है, उससे, उस क्या हो गया कर्ता, उससे, है ना, रहने से, है ना, यहाँ से, कर्ता के साथ, ये सारे कर्ता ही है। यहाँ रहने से, उससे, यहाँ से, ये सब करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि भाववाच्य में कर्ता के साथ से लिखा जाएगा। पहली बात, उससे, मुझसे, राम, सीता से, सारे आगे। दूसरी बात, भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होती है। एक किसी बच्चे ने पूछा था बहुत दिनों पहले यही सवाल मेरे से, तब मैंने कहा थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, अच्छा कंटेंट दूंगी, बहुत अच्छा दूंगी। एक दो बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ आपसे दोस्तों, एक बार में नहीं समझ में आएगा ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसे। मेरी गलती नहीं रहेगी, मैं आपको कह रही हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन। पहले तो मैंने क्या कहा कि कर्ता के साथ में से लिखा होगा, ठीक है, से, राम से, मुझसे, तुझसे, हीरा से, मोहन से, सबसे, ठीक है। दूसरी बात, क्रिया सदैव एक वचन में। क्रिया कहाँ आएगी? एक वचन में, हाँ, और पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होगी। पहले तो एक वचन में होगी, लिंग कैसा होगा? पुल्लिंग होगा, और अन्य पुरुष होगा जो मैंने बता दिया, जैसे उससे, है ना, चलिए, मुझसे, ये, या सारे के सारे अन्य पुरुष में मैंने पहले बता दिया था। तीसरी बात, कर्तवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे कैसे पूछ ली जाएगी और ऊपर लिखा जाएगा इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं है। नहीं है, क्लियर? हाँ, क्योंकि यहाँ सकर्मक की जगह आपको अकर्मक दे दिया जाएगा। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव, बस गई भैंस पानी में, फिर ढूंढते रह जाना, फिर याद करना मैडम ने बताया तो था, हमने ध्यान नहीं दिया, फिर मुझे दोष मत देना। मैं अभी फिर से कह रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको रोज़, जैसे आप मुँह धोते हो, चाय पीते हो ना, वैसे आपको रटनी है, ये समझ में आ जाएगा वहाँ। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष। अभी वापस जाऊंगी मैं उदाहरणों की तरफ, एक बार देख लीजिए इसको। एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में, ठीक है। कृतवाच्य में क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की होगी। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था ना कृतवाच्य, उसमें क्रिया कितने प्रकार की होगी? वैसे ही क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, तो दोनों क्रिया मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कर्ता रहेगा और क्रिया भी रहेगी, तो क्रिया दोनों रूपों में आ सकती है। और कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक रहेगी। कर्म तो वैसे ही जहाँ ऑलरेडी है ना, देखो सकर्मक यानी कर्म के सहित, तो इसमें तो आपको ज़्यादा झूंझने की जरूरत नहीं है। तीसरा देखो, भाववाचक में क्रिया अकर्मक रहेगी। तो 2 चीज़ क्लियर होगी ना। एक तो भाववाचक में एक ही क्रिया रहेगी लेकिन अकर्मक रहेगी, कर्मवाच्य तो ऑलरेडी सकर्मक वाला होता ही है। तो यहाँ से एक लाइन तो आपको ये रटनी है, समझनी है, और एक ये समझनी है, एक ये ध्यान रखनी है, और एक आपको अटकाएगा यहाँ पे, क्योंकि भाववाच्य में ज़्यादातर क्या करते हैं लोग बाग, सकर्मक देख लेते हैं, भाव आ गया तो सकर्मक हो गया। वापस से देख लीजिए, जो पहला है उसमें दोनों क्रिया आएगी, कृत में दोनों, पुल्लिंग और दोनों सकर्मक और अकर्मक, कर्म में सकर्मक और भाववाचक में अकर्मक। तो 2 में अगर ऑप्शन अगर ऐसे आए कि अकर्मक क्रिया होती है, क्या बोलेगा? अकर्मक क्रिया होती है कृत में, कर्म में, भाव में, कृत या कर्म दोनों में। क्या उत्तर होगा आपका? कृत या कर्म दोनों में। क्लियर? अब देखिए एक बार उदाहरण देख लेते हैं वापस से, कुछ समझ में नहीं आता। देखो, मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, शर्म के मारे उससे ऊपर देखा भी नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता। देखो से आ रहे हैं सारे, इसकी ये लाइन क्लियर हो गई, ये से वाली, ये वाली लाइन क्लियर होगी। क्लियर? एक चीज। तीसरा देखते हैं, भाववाचक में क्रिया सदैव एक वचन। तो देखो, शर्म के मारे उससे ऊपर देखा नहीं जाता, ये देखना क्या है? एक वचन है, एक नहीं है। देखा क्या है? एक वचन। और पुल्लिंग आ गया, सहा नहीं जाता,
मुझसे सहना, सहना एक वचन है और क्या है, पुल्लिंग है। और अन्य पुरुष में मुझसे सहा नहीं जाता, किसी का नाम है ही नहीं ना यहाँ, तो अन्य पुरुष ऑटोमेटिक। ये 3 शब्द तो आपको घोट के पी जाने हैं। पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष, भाववाचक में पुल्लिंग एक, आप अपने पर ही जोड़ लो ना। मुझसे खाया नहीं जा रहा है, तुझसे खाया नहीं जा रहा है, हाँ मुझसे खाया नहीं जा रहा है। क्यों? मुझे शर्म आ रही है। अरे अपना ही घर है, खा ले खा ले। नहीं, मुझसे नहीं खाया जा रहा है, मैं ज़्यादा खा लूँगा तो मुझसे चला भी नहीं जाएगा। चलिए अब यहाँ से चलिए, अब यहाँ से चला जाए। तो देखो अब यहाँ से चला जाए तो से भी आ गया और एक वचन वाली क्रिया आ गई और पुल्लिंग वाला वाक्य आ गया और अन्य पुरुष भी आ गया। क्लियर? चले आगे। हाँ जी, अब थोड़े प्रश्न कर लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, आपका 10 मिनट का या 5 मिनट का और है बस। अब आंसर आपको लगाने हैं। भाव वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? मैं इस डायरेक्ट प्रश्न पढ़ूंगी, आपको अपने आंसर की लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है। भाववाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रश्न मेरा है आपसे पहला, वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? पहले का आंसर बता दूं आपको? बता दूं? वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? थोड़ा पीछे जाके देखना किस पर पड़ता है। कर्ता पर, कर्म पर, क्रिया पर। चलो मैं आपको पहले का बता देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कर्ता पर तो किसका पड़ेगा साहब? कर्म पर, क्रिया पर, भाव पर। देखो वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ेगा? सीधा सा उत्तर है क्रिया पर, सिंपल दे रखा है। अगर पूछे क्रिया पर ही पड़ेगा ना, जैसी मेरी क्रिया होगी वैसा मेरा कर्ता होगा, जैसी मेरी क्रिया होगी वैसा मेरा कर्ता होगा। ये लाइन याद रखिए। दूसरा देखिए, अब नहीं बताऊंगी उत्तर। जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदलता उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्तृवाचक, कर्मवाच्य, भाववाचक, क्या कहेंगे? बिल्कुल मुझे बताएंगे आप, मैं आंसर की अगली वीडियो में डालूंगी इसकी। ऐसा नहीं है, पर मैं चेक करना चाह रही हूँ कि आप कितना रेस्पॉन्स दे सकते हैं। मुझे भी तो पता लगे, मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ तो आपका सपोर्ट भी तो चाहिए मुझे। तीसरा देखिए, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदलता उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का भाव ही प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ईजी आपको आ जाएंगे ये। निम्नलिखित प्रश्नों वाक्यों में से कृतवाच्य वाले वाक्य छाटिए। बिल्कुल कृतवाच्य यानी कर्ता वाले वाक्य छाटने हैं। मुझसे पत्र लिखा, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। हमसे इतने दुख नहीं सहे जाते और कोई नहीं। अरे भाई ढूंढ लो, हाँ ढूंढ लो इसका आंसर। तो आगे चलो, नहीं बताऊंगी मैं आज पक्का, मैं ठान लिया, आपका ही रिव्यू चाहिए मुझे इसके लिए। तो मैं कविता पढ़ सकता हूँ। सीता द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। हाँ जी, प्रश्न देखिए ना क्या कह रहा है। कृत वाले छाटिए, ये सारे अब जितने भी आएंगे कृतवाच्य बताने आपको। 7वां देखिए, कृतवाच्य बताना है। सीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। मुझसे उठा नहीं जाता, कोई नहीं। कोई नहीं, क्या आएगा आंसर? जल्दी बताइए, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कौन सा आएगा? आप ही बताएंगे। हम स्वामी दयानंद को नहीं भूले, यहाँ भी कृत बताना आपको। छात्र द्वारा पत्र लिखा जाता है। हमसे हंसा नहीं गया। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए ज़रा जल्दी कृतवाच्य में। पॉज करके इनको नोट कर ले, मैं बिल्कुल ज़रूर अगली बार मैं इनको वापस से बताऊंगी और कहाँ क्यों कैसे आया ये भी हम करेंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और कुछ आपको नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊंगी। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य वाले वाक्य छाटिए। ज़्यादा नहीं है, बेसिक प्रश्न है और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लड़कों के द्वारा खूब लड़ा गया या पढ़ा गया। दूसरा है मालती ने गाना गाया। तीसरा है लड़कों से सोया नहीं गया। चौथा है कोई नहीं। बताना तो आपको पड़ेगा। 10वां प्रश्न देखिए, महेश पतंग उड़ा रहा है। दूसरा ऑप्शन मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। तीसरा प्रश्न बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। चौथा ऑप्शन कोई नहीं। बिल्कुल आप ही बताएंगे। एक बार एक टॉपिक को वापस देखना, इन प्रश्नों को देखने के बाद में एक बार पूरा टॉपिक वापस से देखना,
11वां प्रश्न है, नानी कहानी सुनाएगी, प्रज्ञा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। हाँ जी, आगे देखिए। 12वां, लड़का पत्र लिखता है, हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई। और आगे देखिए, लड़की से हंसा नहीं गया, कोई नहीं। क्या आएगा बता दूं? लड़की से हंसा नहीं गया। जी हाँ, 12वें का उत्तर बता देती हूँ। चलो ये लो, आपको हिंट दे देते हैं। ये रहा। अब देखिए, आगे नहीं बताऊंगी भाई। अब देखिए 13वां, देखिए, हलवाई द्वारा मिठाई बनाई जाती है, लता मंगेशकर मधुर गीत गाती हैं, अजय से उठा नहीं गया। प्रश्न क्या है? भाववाचक बताना है। आगे देखिए, वाक्यों में कर्मवाच्य वाले शब्द छाटिए, ये वाक्य छाटिए। सौम्या सुबह को नहीं उठ सकी, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, रीमा चित्र बनाती है, कोई नहीं। कर्मवाच्य मैंने क्या कहा? क्या कंडीशन होनी चाहिए कर्मवाच्य की? एक तो क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। क्लियर? हाँ जी, क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। रीता चित्र बनाती है, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, सौम्या सुबह को उठ नहीं पाई, कोई नहीं। कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, फास्ट। आगे देखिए, कर्म बताना है, सास लड़ नहीं सकी, निषेधवाचक वाक्य हो गया तो नहीं होगा ना ऑप्शन में। हाँ, थोड़ा सा ऐसे समझ के करना है। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, कलाकार मूर्ति करता है, कोई नहीं। आपको क्या बताना है? कर्म बताना है। कलाकार मूर्ति करता है, कोई नहीं। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, क्या होगा ऑप्शन? आप ही बताएंगे। आगे देखिए, आज मैच खेला जाएगा, कर्म बताना है। करीम पतंग उड़ा रहा है, तीसरा ऑप्शन बच्चा खूब रोया, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। आगे देखिए 17वां, हसीना द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, कल पत्र लिखा जाएगा। भाई क्यों हसीना, कल का क्यों वेट कर रही है? आज ही लिख देना। माला ने खाना खाया, बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चे शांत नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते साहब। वाक्य तो सही है, पर है कौन सा? भाव है, कर्म है, कृत है, कौन सा है? बताइए बताइए। अजी ऊपर देखिए थोड़ा सा, और क्या पूछा है? कर्म पूछा है तो क्रम ही बताना है, कर्म वाक्य बताना है। हम इतनी दूर नहीं रह सकते, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, भारतवासी महात्मा गांधी को नहीं भूले, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? आप ही बताएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूल सकते, लड़का तैरता है, मीना द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या होगा ऑप्शन? उत्तर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताए। अब 20वां और अंतिम प्रश्न, वह दिन में फल खाता है, वह दिन में फल खाता है। अरे हम क्या करें? कभी खाए, उसके फल वो खाए। दूसरा देखे, वह विद्यालय में बहुत पुस्तकें, इस विद्यालय में बहुत पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, हम रोज नहाते हैं। वाक्य क्या पूछा आपसे? वापस जाए ऊपर, कर्मवाच्य। चलो इसका आंसर बताते हैं आपको। कोई बताएगा क्या होगा? देखो, कर्म में वह दिन में फल खाता है, वह दिन में फल खाता है, इस विद्यालय में बहुत पुस्तकें पढ़ाई जाती है। कर्म में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्या पढ़ाई जाती है? पुस्तकें, इस विद्यालय में बहुत पुस्तकें पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बहुत पुस्तकें पढ़ाई जाती है, यही होगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसकी आंसर की के साथ और अगले टॉपिक के साथ में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जैसा कि मैं रोज़ देती हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम इसी सीज़न में क्लियर करना है। बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद। वंदे मातरम। शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। राधे राधे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद तारा स्टडीज़ में आपका वेलकम है। पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था आप लोगों ने देखा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तद्भव तत्सम हमने पढ़े, फिर हमने उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, है ना, और जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समुच्चय, समान जो ध्वनि से उच्चरित होते हैं, वो हमने करीब करीब थोड़ा सब कुछ देखा। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो हमने सब देखा।
आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एसआई के सिलेबस में है और करीब करीब सभी एग्ज़ाम्स में आता है। तो इससे और चीज़ों से कनेक्ट करके मैं पढ़ाऊँगी ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए मुझे ये मैटर यहाँ अच्छा लगा, सहज भाषा में है और आपको भी जल्दी समझ में आ जाएगा। जिस किसी ने भी अगर नहीं पढ़ा है और पहली बार ही पढ़ रहा है तो भी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुष, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, हम इन तीनों चारों को एक एक को देखेंगे। जैसा कि ये टॉपिक लिखा हुआ है पुरुष, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े होंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, अन्य पुरुष, ये तीनों पढ़े होंगे आपने। वही है, डरने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक नाम कुछ अलग दे दिए इसमें, लेकिन आपको आज सारा मैं एक एक को समझाती जाऊंगी। किताबें तो इसमें बहुत कुछ कहती है, लेकिन इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी और अंत में प्रश्नोत्तरी रहेगी और उत्तर आपको खुद को देना है ना। और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि आपके कितने सही हुए हैं। बिल्कुल उत्तर आपको देना है और जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी तो इसके आंसर की भी दूँगी आपको। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। पुरुष क्या है, जनरली क्या है? जैसे बोलचाल में हम तीन बातों की आवश्यकता होती है हमें। एक तो वक्ता, जो कहने वाला होता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, जो कहने वाला होता है ना। और श्रोता, जो सुनने वाला होता है, यानी सामने वाला। बातचीत के लिए दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, एक तो खुद कहने वाला और एक सामने सुनने वाला। दो हो गए। और एक वो जो वहाँ खड़ा नहीं है, कोई अन्य है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वह जो वहाँ खड़ा नहीं है, ठीक है, उपस्थित नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अदृश्य है वो और हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो कौन हो गया? अन्य, ठीक है। एक वक्ता हो गया जो कह रहा है, और एक श्रोता हो गया जो हमारी बात सुन रहा है, और एक हो गया तीसरा ही, उन दोनों के अलावा एक तीसरा, समझ में आ गया होगा आपको, है ना, जो हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है, यानी तीसरा। इन तीनों का संबंध पुरुष से माना जाता है, जिसके कारण व्याकरण में तीन पुरुषों की कल्पना की गई है। एक होता है उत्तम पुरुष। देखिए इंग्लिश का वर्जन भी दे रखा है, बहुत सारे बच्चों की समझ भी नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। जैसे बोलने वाला कौन होता है, जिसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। मैं खुद हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप बोल रहे हो तो आप उत्तम पुरुष हो, यानी जो बात कह रहा है। मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमें, हमसे। अगर आपको और ज़्यादा डीपली पढ़ना है इस टॉपिक को, है ना, ये सर्वनाम है सारे, इस सर्वनाम में गिने जाएंगे ये। मैंने अपना प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने दे रखा है इसका वीडियो बिल्कुल से। विशेषण भी दे रखे हैं मैंने। विशेषण में भी तो पढ़ते हैं हम, विशेषण की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। कौन कौन सी, ज़रा मुझे याद करके बताएंगे? अभी आपको याद आ जाएगा तुरंत। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ आपको, अभी याद आ जाएगा। जैसे विशेषण की अवस्थाएं पढ़ते हैं हम 3। कौन सी? एक होती है मूलावस्था। क्लियर? अगर पूछा जाए विशेषण की कितनी आवश्यकता होती है? 3। एक होती है उत्तरावस्था। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उत्तरावस्था को बाद में ले लेते हैं। फिर आती है उत्तमा, जो सबसे श्रेष्ठ रहती है ना, सुपरलेटिव डिग्री जिसे बोलते हैं, उत्तमावस्था। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, ये विशेषण की अवस्थाएं हैं और बिल्कुल सेम यही सर्वनाम की भी लगती है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैंने पहले इनको क्यों बताया? ताकि आप इन सब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का मर्म जान सके। कंपैरिजन करके पढ़ना है तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। मूलावस्था यानी पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, 2 के मध्य कंपैरिजन होता है तब बोली जाती है, और उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। बिल्कुल यहाँ कई बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम हमें हिंदी बहुत टफ लग रही है, थोड़ा सा आप थोड़ा क्लियर करके एक दूसरी लैंग्वेज से कनेक्ट करके बताइए। तो बस मेरा यही प्रयास है, मैं बता रही हूँ इसको। ये तीनों है, आपको ध्यान रखना है। ये पूछा गया है, 2nd ग्रेड में पूछा गया था कि विशेषण की अवस्थाएं होती है 2, 3, 4, 5, तो आपको ध्यान रखना है 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने ये टॉपिक डाल रखा है सर्वनाम का, उसमें देखना आप, उसमें मैंने डाल रखा है ये सारे के सारे, ये उत्तम पुरुष कौन से हैं और मध्यम पुरुष है किस में आते हैं, यहाँ तक कि ये भी डाल रखा है मैंने। तो आपको देखना पड़ेगा, ये तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत डीपली दे रखा है ना।
और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये किस में दे रखे हैं मैंने तीन, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आएंगे वहाँ पे, आपको ध्यान हो तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आएंगे और उसमें भी उत्तम पुरुष। आपको ये भी पता है ना कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला होता है पुरुषवाचक और उसी के भेद हैं ये तीनों उसी के भेद हैं भाई। थोड़ा सा याद करवा देती हूँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। ये फिर आपको ध्यान होगा तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, याद करवा दूँ क्या अभी? जैसे मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी आपको, याद करिए, पुनी, अनी, ठीक है, और एक लिखा था प्रसन्नी, प्रसन्नी। अभी करवा देती हूँ आपको 6 के 6 याद, टोटा ही ख़त्म करती हूँ मैं, रिवीजन भी हो जाएगा। ये है पुरुषवाचक, सेकंड है निश्चयवाचक, नोट कर लीजिए कहीं से, क्योंकि एक टॉपिक के साथ में हमें वापस रिवाइज भी करना है। और ये है अनिश्चयवाचक। तीसरा है पुरुषवाचक, प्रथम देखिए, पहला पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, चौथे नंबर पर है निजवाचक। ध्यान रखना यहाँ 2 बार नहीं आया है, तो ये निश्चय और अनिश्चय एक साथ दिए मैंने, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। और ये है निजवाचक, क्लियर? निजवाचक यानी खुद का, मेरा खुद का, स्वयं का, मेरा अपना, मैं खुद, वो होता है निज, अपनापन जिसमें झलकता, वो हो गए 4। 5वां देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसने, कब, किसको, किससे, क्लियर? प्रश्न का बोध हो रहा है। 6वां देखिए, ये 5वां देखिए, सॉरी, संबंध, जिनका, जिनके, जिनके, जिन्होंने, जिनसे, जिसके लिए, जिन्हें, जिनसे, जो, आ गया समझ में? और ये फिर आ गया आपके, ये प्रसन्न क्यों आया, ध्यान आपको क्यों आया? देखिए मैंने यहाँ ये जो लिया ना, ये वाला, ये दोनों साथ में ले रखे हैं और 2 बार नहीं आएगा, तो मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुकी हूँ निजवाचक का, तो ये भी ये निजवाचक ही है। ये देखिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये निश्चयवाचक और ये अनिश्चयवाचक, अनि यानी अनिश्चयवाचक, अनि यानी अनिश्चयवाचक। वापस से देख लीजिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, क्लियर है ना? ये 2 इसलिए नहीं दे रखे कि एक में सिंपल नी है और एक में अनि लिखा हुआ है, अनि यानी अनिश्चय, ठीक है। और ये जो 2 नी है, एक में निज है और एक में निश्चय है। बिल्कुल बार बार ये आप बोलोगे ना, पुनी अनि प्रसन्नी, पुनी अनि प्रसन्नी, तो प्रसन्न हो जाओगे आप भी। चले टॉपिक की तरफ, क्लियर हो गई? 2 चीज़ें क्लियर होगी, एक आपने सर्वनाम के भेद जान लिए और उसके प्रकार जान लिए, एक आपने विशेषण की अवस्थाएं जान ली। विशेषण कितने प्रकार के हैं ये भी पता है आपको? नहीं पता? वीडियो जाके देखिए। अच्छा, उत्तम पुरुष, सबसे पहले हम पहला करेंगे जो पुरुषवाचक में है, उत्तम पुरुष यानी मैं खुद, बोलने वाला, मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमें, हमसे। अब देखिए इसमें मैंने एक वचन और बहुवचन दोनों के सम्मिलित कर दिए हैं, ये तो आपको पता करना है। एक वचन में जैसे मैं है, मेरा है, मुझे है, मेरी है, ये हुए एक वचन में, है ना, मेरे, यहाँ तक तो हो गए एक वचन में। बाकी ये देखिए, ये यहाँ से लेकर हम, हमारा, हमारी, देख लीजिए आप खुद ही, बिल्कुल मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, थोड़ा देखना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जब ही आपको याद हो जाएगा। आगे चलें, मध्यम पुरुष यानी यू, तुम। जब हमारे सामने कोई रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तुम। सुन रहे हो क्या? भाई मेरी बात सुनने के लिए किसी मुझे सामने ज़रूरत होगी ना, मैं किसी को भी संबोधित कर सकती हूँ, जो सुनेगा वो सजीव भी रहेगा, निर्जीव भी हो सकता है। अभी यहाँ सर्वनाम पढ़ नहीं रहे हैं हम, यहाँ अपनी बात रखने के लिए मैं कह रही हूँ। आजकल तो क्या है कि निर्जीव वस्तुओं से भी बातें कर लेती हैं। जैसे मैं चल रही हूँ और मुझे किसी कुर्सी की ठोकर लगी तो मैं कहती हूँ तुम क्यों बीच बीच में आ जाती हो, तो वो सुन थोड़ी रही है, मैं उसे कह रही हूँ, मैं कुर्सी को कह रही हूँ। मेरे और उसके माध्यम में क्या आ गया? कुर्सी। अब देखिए यहाँ पे सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, जो मध्य में आता है। तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें, तेरा, तुझे, आपका। मैंने वहाँ ये भी बताया था आपको सर्वनाम पढ़ाते समय कि यहाँ अशुद्ध क्या है। मेरे को, है ना, मुझको, ये नहीं आएंगे वहाँ पे। देखिए आप कहाँ है इसमें, इस वाली लाइन में देख लीजिए, मुझको कहाँ है, नहीं है ना, क्योंकि एक ही शब्द में 2 कारक चिन्ह नहीं लगते हैं।
गांठ बांध लीजिए मेरी ये बात। एक ही शब्द में दो कारक चिन्ह नहीं लगेंगे। कैसे? मैंने बोला, देखिए यहाँ मैं बता देती हूँ, थोड़ा आपको रिवीजन हो जाएगा। जैसे मुझ और से, है ना, ये एक है और ये दूसरा है। अब मैं यहाँ कहूँगी मुझको, मुझको। एक लगता है आपने, तो आपके आगे ने लग गया। मेरे को, आप देखिए ना यहाँ पे, जैसे ये शब्द है यहाँ पे, ये लीजिए, ये शब्द है मेरे। समझाना पड़ेगा मुझे, तभी याद आएगा आपको। मेरे, मैं के आगे क्या लग गया? ये रे। अब इसको मैं के को लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा। ये को है, को। ठीक है, कैसे समझ गए ना? जैसे ये शब्द है मैं, फिर ये रे और ये को, तो एक शब्द पर एक ही कारक चिन्ह लगेगा। यहाँ तक तो ये सही है, ये गलत हो जाएगा। मेरे को लगते, क्यों? देखो मैं हो गया यानी उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। रे, रा, है ना, रे और री कारक चिन्ह है कि नहीं है? संबंधवाचक कारक चिन्ह है ये। और ये काके की, ये भी तो संबंधवाचक है। तो दो कैसे लगेंगे? आगे बात समझ में। एक ही शब्द के दो कारक चिन्ह नहीं लगेंगे, अगर लगेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे को नहीं होगा, है ना, शब्द क्या बनेगा? मुझसे ही बनेगा। तो तेरे को भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी दो कारक चिन्ह हो रहे हैं और दोनों ही संबंधवाचक है। वो ये भी ध्यान रखिए, दोनों ही संबंधवाचक है। तो आप समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, मुझे समझाना कम आता है, इसलिए तो आप लाइक नहीं करते और नहीं आप शेयर करते हैं वीडियो को। कमेंट तो दूर की बात है, आप लाइक तक अपना, अरे भाई मैं कह रही हूँ हथौड़ा नहीं लगाना है। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, बड़े जो भी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सब अच्छे हो आप लोग, पर एक अंगूठा तो लगा सकते हो, हथौड़ा नहीं लगाना है, हैं? कोई कील चाबी भी नहीं लगानी है आपको, कोई 1,00,000 2,00,000 रुपए भी नहीं लग रहे हैं, घंटे 2 घंटे भी नहीं लग रहे हैं, एक पल से भी छोटा सा समय लग रहा है, बिल्कुल क्षण मात्र लग रहा है, उसमें भी आपकी इतनी कंजूसी होती है। चलिए, आपकी इच्छा है, मैं बार बार कहकर आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी यहाँ पे। अब तीसरा है अन्य पुरुष, जिसका कुछ अता पता नहीं है, हमारे बीच में भी नहीं है, किसी को दिख भी नहीं रहा है, ना मुझे दिख रहा है ना आपको दिख रहा है, लेकिन हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, भयंकर बुराई कर रहे हैं हम उसकी, भयंकर तारीफ कर रहे हैं, बड़ी वाहवाही कर रहे हैं, या उसको उलाना दे रहे हैं, उपालंब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं उसकी। या तो हम उसकी अच्छाइयाँ करेंगे या बुराइयाँ करेंगे, कुछ और तो कर नहीं सकते, उसका नुकसान कुछ हो नहीं रहा है। यानी जिसके बीच में वार्ता हो रही है वह क्या है? अन्य पुरुष है। क्लियर? आगे देखें, 1 मिनट। ये अन्य पुरुष कौन से होते हैं? कई बार शब्द में दे दिए जाएंगे, पहचानिए इनको। कुछ मध्यम पुरुष के दे देंगे, कुछ उत्तम पुरुष के दे देंगे और कुछ अन्य पुरुष के दे देंगे। तो ये कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। यह, वह, इन्हें, उन्हें, है ना, इसे, उसे, ये, वे, इसने, उसके, ये सारे के सारे दे दिए जाएंगे आपको। ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब पढ़ेंगे हम वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है मूड। मूड जानते हैं ना, मूड बोलते हैं ना, ये तो मूडी है, मन स्थिति जिसे हिंदी में कहा जाता है। और शुद्ध इसका शब्द है वृत्ति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन स्थिति अथवा मूड, अर्थात क्रिया के जिस रूप से वक्ता यानी जो कहने वाला है अथवा जो लिखने वाला है उसकी मन स्थिति का ज्ञान होता हो। हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है। कई बार हम कभी कभी ऐसे कुछ पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं ना कि ये बात क्या है, ये क्या लिखी हुई लाइन है, ये समझ नहीं आ रही, इसके पीछे का भाव क्या है, इसके पीछे का संकेत क्या है, ये क्या आज्ञा दे रहा है। देखिए ये शब्द ना, इन्हीं से बता रही हूँ मैं आपको। ये संदेह है, संभावना, भावना भी बोल सकते हैं आप, निश्चय, संभावना, निश्चय, आज्ञा, आदेश, अनुरोध, संकेत, इच्छा आदि। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो लेखक है जिसने कोई बुक लिखी है, कोई कहानी लिखी है, तो उसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहा है, उसका मूड क्या है। ठीक है, एक होता है जो हमें कुछ कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है, कोई नेता है भाषण दे रहा है, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। तो जो उन्होंने कहा मैंने सुना, आपने सुना, ठीक है। अब आपके मन में क्या विचार आए वो मुझे थोड़ी पता है,
जो मोदी जी की मनस्थिति थी, मन की विचार सुना आपने? मन के विचार मोदी जी के, मन की बातें करते हैं मोदी जी, बहुत बड़ी बातें करते हैं। अब उन अपनी सारी मनस्थिति बता देते हैं, लेकिन हमें हमारी मनस्थिति को तो जानते ही नहीं है वो, हमारा मूड क्या होता है उन्हें सुनकर वो भी नहीं जानते हैं। भाई मैं तो ये कह रही हूँ मोदी जी, आप अपने मन की बात छोड़िए। आप जितने भी बेरोजगार मेरे भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, छोटी छोटी बेटियाँ बहनें भाभियाँ सब बैठी हैं, उन सबकी मनस्थिति जान के आप उनका मूड तो देखिए। हैं, अपने अपनी मन की बात करे जाते हैं। हमारे जैसे जैसे बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं, उनकी मनस्थिति तो जानिए, उनका मूड जानिए, उनकी वृत्ति जानिए। उन तो ये चीज़ है, ये मैंने एक लाइन बोली है, कुछ उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए, तो समझ में आ गया होगा। जैसे संदेह है, जैसे कोई लाइन पढ़ते हैं हम, और उस लाइन को पढ़ने के बाद में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि ये लाइन क्या कह रही है, ये किसी ने कह दिया है ना, तो हमें संदेह की भावना उत्पन्न हो जाती है। और जैसे किसी को लाइन को पढ़ते हुए हमें ये लग जाता है ना कि नहीं, अब उसने निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय कर लिया? उसकी मनस्थिति कैसी है, ये सारी चीज़ें हैं। आज्ञा सूचक शब्द ही है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, आपको पता लगने लग जाएगा। जैसे संदेहार्थ वृत्ति, संदेहार्थ वृत्ति का मतलब होता है डाउटफुल मूड। जैसे देखिए, ये एक बड़ी बारीकी से पढ़ा रही हूँ मैं, आपको ध्यान देना। आप क्रिया के जिस रूप के द्वारा कार्य का पूर्ण होने का लगभग निश्चय हो जाता है, परंतु थोड़ा थोड़ा संदेह बना रहता है। जैसे आपके मन में भी होगा ना, क्या पता पेपर कैसे आएगा, क्या पता एग्जामिनर क्या पूछेगा, क्या पता हमारे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितने रॉन्ग होंगे कितने राइट। ये संदेह है, ये बीच की अवस्था है, हमारी मनस्थिति है ये, जिसे केवल आप जानते हैं, आप महसूस करते हैं, आप जानते हैं। मेरे मन की स्थिति में, सामने वाला अपने मन की स्थिति तो अलग अलग है। तो यही चीज़ें अगर किसी जगह हमें लिखावट के रूप में मिलती है, तब हमें पता लगता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। हम सुने कि मौसम संभावना है बारिश आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आती है। अब देखिए, वह खाना पका रही होगी, वह घर पहुंच गया होगा, कपिल सो रहा होगा, बच्चों का खेल खत्म हो चुका होगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।